अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। आप तो देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और लोग देख रहे हैं आसमान की तरफ। जैसे कल भी हमने जिक्र किया था कि थर्सडे यानी आज के दिन मौसम की जो पहली बर्फबारी मरी नथिया गली यानी गलियात, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट है। तो आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश और कितनी बर्फबारी होने वाली है और उसके लिए क्या एहतियात हमें करनी है। लेकिन इसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे जनाब कि छोटी सी उम्र में बड़े बड़े स्केचेस बनाना आखिर कितना मुश्किल काम है और एक छोटा सा बच्चा कैसे कर लेता है। कैसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे अपने व्यूअर्स को जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों के स्केचेस बना चुका है। कुछ ऐसे भी बड़े लोग हैं जिन्होंने उन स्केचेस को रीट्वीट किया या रीशेयर किया, तो क्या उनकी मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद के एक नौजवान साथ मौजूद होगा। चेहरा उसने क्यों छुपाया, मास्क उसने क्यों पहना, पूरा चेहरा कवर क्यों किया, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? वैसे तो वो चेहरा छुपाते हैं और लोगों को नचाते हैं, तो ये चेहरा छुपाते क्यों हैं? उनसे करेंगे बात, आपसे कराएंगे उनकी मुलाकात। और इसके अलावा क्योंकि अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात पर, उनके अफकार पर रोज़ाना बात होती है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकबाल का तसव्वुर तसव्वुफ क्या था, तसव्वुफ के बारे में वो क्या सोचते थे, वो क्या लिखते थे, वो क्या कहते थे, और आज के दौर में हम उनके तसव्वुफ का जो तसव्वुर था उससे कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद की बात आज हम करेंगे, जहां पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो जदीद किए जा रहे हैं। पहले क्या होता है कि एक ही टाइम स्लॉट में यानी एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया चाहिए, अब यहाँ से सिग्नल ग्रीन, अब यहाँ से ग्रीन, अब यहाँ से ग्रीन, अब यहाँ से ग्रीन। अगर यहाँ पे ट्रैफिक नहीं भी है तब भी सिग्नल अगर ग्रीन हो तो फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसको जदीद किया जा रहा है और जिसने रोड क्रॉस करनी है उसके लिए भी ट्रैफिक सिग्नल्स अब जदीद होते चले जाएंगे। इस पर करेंगे बात। लेकिन इन मौज़ूआत पर बढ़ने से पहले आज सच का पाकिस्तान, उस पर हमारे पास एक खबर है और वो ये है कि एक लेटर सर्कुलेट हुआ। लेटर में ये था कि तनख्वाहों में कटौती हो रही है। लेटर में पेट्रोल प्राइस से मुतालिक भी कुछ कहा था और आवाम को दी जाने वाली जो दीगर सहूलतें हैं उसमें कमी का जिक्र था कि कैबिनेट डिवीजन की तरफ से ये एक मरासला जारी किया गया है जो कि झूठ था, बेबुनियाद था। और शुएब, बहुत जरूरी है कि जितनी भी खबरें सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे उनको रीचेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, क्योंकि फेक न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेजेस हम फेस कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी की बजाय जो दीगर जो मामलात चल रहे थे, जो फेक न्यूज़ चल रही थी, उसके बारे में एक तो क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। इसके अलावा वजारत ने कहा कि इस जाली खत का मकसद अवामुन्नास में बेचैनी फैलाना है, इस्तराब फैलाना है। कभी मईशत से मुतालिक बेबुनियाद खबरें आती हैं, कभी वजारत से मुतालिक बेबुनियाद खबरें आती हैं, कभी गवर्नमेंट से मुतालिक आती हैं। हर खबर को जरूर वेरीफाई करें, रीचेक करें, उसका सोर्स जरूर चेक करें, क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है, और अगर नहीं है तो फिर उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी फोरम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, उसे ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि दूसरे लोग उस जालसाजी से बच सके। इसके अलावा शुएब एक और भी हमारे पास न्यूज़ है, वो है हमारे लेजेंड अदाकार फिरदौस जमाल जो काफ़ी अरसे से अलील हैं, कैंसर के मरज़ में मुब्तला हैं वो, और उनको कल ही वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जो है इंजीनियर अमीर मकान साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया ताकि वो अपने इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो हासिल कर सकें। बिल्कुल, फरहाना खान उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। लिफाफे पर पता ही दर्ज नहीं, उस पर क्या मोहर लगाएं, कहाँ भेजें उसे। टेलीविजन स्क्रीन पर गुज़िश्ता कई दहाइयों से राज करने वाले मुनफरिद अदाकार फिरदौस जमाल ने अदाकारी को नई जिहतों से रोशनास कराया। अपनी खूबसूरत अदाकारी से हर किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले फिरदौस जमाल कुछ अरसे से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने फिरदौस जमाल की अयादत की और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक पेश किया। गवर्नमेंट की तरफ से अपने वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि हमसे आपकी ट्रीटमेंट के लिए, आपकी सेहत के लिए जो कुछ हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आखिरी हद तक करके रहेंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान से मुल्क की संभलती हुई मईशत हजम नहीं हो रही। जब से वो सियासत में आए उससे शुरू करके और आज तक, मैं अगर दरमियान में जाऊँ तो एक लंबी हिस्ट्री है कि उसने अलावा दूसरों पर इल्जामात लगाने, दूसरों को झूठा कहने, दूसरों को फ्रॉडी कहने और अपने आप को इस तरह सच्चा साबित करने कोई और काम किया ही नहीं। अदाकार फिरदौस जमाल ने फनकारों के लिए वेलफेयर फंड कायम करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने वेलफेयर फंड
पाकिस्तान लेवल पे, इस लेवल पे कायम किया फ़नकारों के लिए। चूँकि कहते हैं कि आर्टिस्ट इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, फ़नकार जो है वो माशरे का आईना होता है। अमीर मकाम ने फिरदौस जमाल के अहल खाना से भी मुलाकात की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। अल्लाह उनको सेहत दे। बढ़ते हैं आगे और आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में मौसम की हमने बात की थी, अब ज़रा डिटेल से इस पर डिस्कशन करेंगे। बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, यहाँ पर आज बारिश का इम्कान है। इसके अलावा जो पहाड़ हैं, बिलखुसूस मलके कोसर मरी और नथिया गली की बात करें, गलियात की बात करें तो वहाँ पर आज सीज़न की पहली बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा भी जो अगर हम नॉर्थ साइड पर जाएँ तो वहाँ पर भी आज बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बलाई इलाकों में बर्फ़बारी के हवाले से मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और बर्फबारी से कबल मरी इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी है। क्या प्लान है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और ट्रैवल एडवाइजरी क्या है सयाहों के लिए? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जारी की गई है। एक वीडियो हमारे पास आई है मरी से, वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मरी में स्नो सीज़न का आगाज़ हो चुका है। कल मरी और गलियात में महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम सरमा की पहली स्नोफॉल की फोरकास्ट जारी कर दी गई है। आने वाले सयाह हज़रात से गुजारिश है कि वो मरी इंतज़ामिया की जानिब से दी जाने वाली हदायत पर अमल पैरा होकर अपने सफ़र को आसान और महफूज बनाएं। तमाम रोड यूज़र से गुजारिश है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। आपकी गाड़ी मैकेनिकली दुरुस्त होनी चाहिए। कोशिश करें स्नो 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें या गाड़ी के टायरों में स्नो चेन या स्नो टायर्स का इस्तेमाल करें। गाड़ी के रेडिएटर में एंटी फ्रीज का इस्तेमाल करें। गाड़ी की बैटरी आपकी नई होनी चाहिए। इसके अलावा गाड़ी के वाइपर्स, लाइट्स वगैरह दुरुस्त हालत में होनी चाहिए। मरी की मोस्टली सड़कें जो है वो वन वे हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करें। पूरे शहर में सिंगल लेन में ट्रैफिक चलती है। तमाम रोड यूज़र से गुजारिश है कि अपनी लेन में रहें, डबल लेन हरगिज़ ना बनाएं। इसके अलावा अपनी गाड़ी मुनासिब पार्किंग एरिया में पार्क करें ताकि आने वाले सयाह हज़रात को भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से माल रोड पे कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। किसी भी दुश्वारी या क्वायरी की सूरत में हमारे कंट्रोल रूम के दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमें आगाह करें। आप तमाम रोड यूज़र से गुजारिश है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर अच्छे शहरी होने का सबूत दें। ज़बरदस्ती बेसिक सिविक सेंस, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। पुलिस के साथ कॉपरेट करें, इदारों के साथ कॉपरेट करें और जितने भी इंतजामात हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए किए गए हैं तो अपने जो आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर साथ रखें। और इसके अलावा जहाँ पे आपको रोका जाए आप ज़रूर अपनी शनाख्त भी करवाएं और जहाँ जाएँ जाने से पहले अपनी रहाइश का, अपने खाने पीने का और जितने दिन आपने क़याम करना उसका बंदोबस्त ज़रूर करें और कैपेसिटी देखें कि वहाँ पर ट्रैफिक के लिए कैपेसिटी है या नहीं है। मौसम की बात हो रही है, मौसम सरमा की पहली बर्फबारी होने जा रही है और इसके अलावा मौसम सरमा की पहली बारिश भी हो चुकी है बहुत सी जगहों में। खुनकी में ज़रा इजाफा हुआ है, सबके गले वगैरह ख़राब हो रहे थे, सीजनल फ्लू वगैरह चल रहा था खुश सर्दी की वजह से। लेकिन अभी सूरत हाल क्या है मौसम की और आने वाले दिनों में क्या रहेगी ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीजी महकमा मौसमियात महर साहिबजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। सर, पहली बारिश हो चुकी, बर्फबारी होने जा रही है, कहाँ कहाँ पे क्या सूरत हाल है, ज़रा एक ओवरव्यू दे दें सब। ये जी बिल्कुल इसके बारे में हमने 2 दिन पहले एक एडवाइजरी भी इशू कर दी थी कि अलर्ट भी लोगों को कर दिया था कि जी ये स्नोफॉल से लोगों को इंजॉय भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये एक जहमत बने, लेकिन ये है कि जी टूरिज़म आपका इससे वो बूस्ट अप होता है। तो इसके बारे में इतला हमने कर दी थी। मुतल्लिका इदारों ने इंतज़ामात भी काफ़ी कर लिए, जैसे ये ट्रैफिक वाले पहले आपके मरी में बता रहे थे कि जी हमने किस तरह किया। मरी के अलावा भी हमारे जो चित्राल हो गया, कलाम हो गया, मालम जब्बा हो गया, शुगरान हो गया या नारान का गान या जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरिया की माउंटेन्स एरियाज़ हैं, अस्तोर, करदू, ये वो सारे इलाके, यहाँ पे भी जो है ना वो बर्फ़बारी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और आज रात को है सर? ये अभी रात को है और ये बलूचिस्तान में ये जो सिलसिला कल से एंटर हो गया था, वेस्टर्न सिलसिला जो था उससे, यानी ये इतना डीप था कि इसकी वजह से तुर्बत में अभी तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है 24 घंटों में 34 मिलीमीटर है। अच्छा। क्वेटा में 14 मिलीमीटर है, लेकिन क्वेटा में अभी तक स्नोफॉल रिपोर्ट नहीं हुई। बारिश अच्छी खासी हो गई है, पंजगूर में हुई है। फिर इसका इम्पैक्ट जो है ना सिंध तक भी बारिश का, जैकबाबाद, लाड़काना, वहाँ पे खुल के बारिश नहीं लेकिन बूंदाबांदी टाइप वहाँ पे हुई है। और फिर हमारे पंजाब के जो हैं इलाके, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावल नगर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। फैसलाबाद तक इस वक्त भी फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, इन इलाकों में बारिश हो रही है और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है।
दोपहर के बाद तक इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और इससे वाक़या जो एक चीज़ थी कि जी जब खुशक मौसम होता है, काफ़ी देर से चल रहा होता है, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना वो ज़्यादा हवा में मुल्क हो जाते हैं और वो नीचे ग्राउंड के साथ ही होते हैं, तो वो आपके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको थोड़ा सा ख़राब करते हैं, बहुत आपने ख़राब देखा करते हैं। देखा होगा कि नज़ला ज़ुकाम ये वो काफ़ी बिल्कुल, सांस खुश्क की बीमारियां खांसी। लोगों की थी। इससे ये है कि ये जिन इलाकों में, अक्सर इलाकों में वैसे बारिश का इम्कान है, लाहौर, मुल्तान या दोपहर के बाद ही। दोपहर के बाद इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद में भी होगी, लेकिन ये सिलसिला बड़ा शार्ट सा है। अच्छा। 24 घंटे तक है, आगे जो इसका मज़ीद इसका दौरानिया लग रहा है। रात मरी में बिल्कुल जी बर्फ़बारी होगी, लोग इंजॉय करने भी जाएंगे, लेकिन ये है कि अपना वो जो एडवाइज़री पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस ने इशू की होगी, उसके मुताबिक अपना भी ठीक ठाक बंदोबस्त करें, और गाड़ी का भी ख़ास तौर पे जैसे कि जिन्होंने बताया कि जी लेन में खड़ी करनी है, रास्ता रखना है, ताकि ट्रैफिक फ़्लो जारी रहे। क्या गुज़श्ता साल जो सानहा हुआ उसके बाद हम ज़्यादा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं इस वक्त। देखें ये चीज़ जो है होनी भी चाहिए। ये ज़रूरी ये नहीं है कि जी सारे इदारे होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके होते हैं, ट्रैफिक का भी होता है, दूसरे और भी देखें जी हालात किसी किस्म के भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतनी बर्फबारी नहीं है जिस तरह की वो पिछले साल थी, उस तरह की नहीं है। यानी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है वो वाला वो वाला सिलसिला नहीं है ये, बल्कि लोगों के लिए ज़्यादा वो ये एंजॉयमेंट वाली है। तो चूँकि पहली है वो इतनी, उसमें भी उस वक्त तो कमलेट भी हो चुकी होगी, और काफ़ी ज़्यादा थी वो जो पिछले साल वो 6 जनवरी को हुई थी। जी। सर ये अगर हम बात मरी के साथ साथ गलियात की करें तो नथिया गली है, पथरियाटा, यूं नहीं बाकी तमाम बिल्कुल ये सारे सब जगह पर बर्फबारी होगी। ये एक मरी नहीं है, बल्कि ये अच्छा। जितने भी एरियाज हमारे हैं, ठंडियानी हो गया, ये इलाके जितने एबटाबाद के भी हैं, हाई राइज आप कह लें कि जी माउंटेन है एरिया, वहाँ पे भी ये स्नोफॉल के हैं काफ़ी चांसेस हैं। अच्छा सर, बलूचिस्तान में बारिशों का आपने जिक्र किया, जिन इलाकों में फ्लड आया था वहाँ पे आपने बताया दोबारा अभी बारिशें हो रही है, बारिशों का पैटर्न क्या रहेगा अभी? देखें बलूचिस्तान में तो जो बारिशें मानसून की हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी, उसमें पूरा बलूचिस्तान इफेक्ट हुआ था। हाँ। तो इसमें भी जिन इलाकों में भी हुई हैं, अब देखें ये बारिश जो है तुर्बत में अगर 34 मिलीमीटर हुई है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। क्वेटा में भी 14 मिलीमीटर अभी तक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन 14 मिलीमीटर इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके बाद असल इम्पैक्ट जो होगा, जैसे ये वेस्टर्ली वेव गुजरेगी, टेम्परेचर और ज़्यादा फाल हो जाएंगे, रात की सर्दी जो है ना वो बढ़ जाएगी, तो वो फिर लोगों के लिए मसाइल होते हैं। अब वहाँ पे तो बलूचिस्तान या सिंध में आपने देखा होगा कि कितनी तबाही हुई है, अभी तक लोग अपने घरों में सेटल नहीं हो चुके, तो उसके लिए थोड़े से इश्यूज़ हैं कि जी वहाँ पे थोड़ा सा हालात देखने वाले हैं कि जी वहाँ जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, 0 से कम होगा। क्वेटा में पिछले दिनों -6 डिग्री सेंटीग्रेड भी जा चुका है, और आज क्वेटा में चूँकि बादल थे, बारिश थी, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, 6 डिग्री प्लस था। तो अभी तो नहीं, लेकिन चूँकि वेस्टर्ली वेव इसमें ठंडी हवाएं ज़्यादा होती हैं, तो आने वाले दिनों में जो है कल के बाद जो है ना वहाँ पे टेम्परेचर थोड़े से फिर फाल करने ठीक। वेस्टर्न सिस्टम इस बार थोड़ी ताख़ीर से आया सर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ताख़ीर से हुई हैं, चूँकि वेदर शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है। अगर हम आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी मरी में, लेकिन अभी तो नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये लग रहा है कि आगे थोड़े से आते रहेंगे ये सिलसिले जो है ना, यानी ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। और ये जो अब स्नोफॉल की बात कर रहे हैं आज मरी में, गलियात में, पहाड़ों पे, ये सिर्फ आज रात की है, कल से मौसम कैसा होगा? मौसम जो है वो वहाँ पे खुल जाएगा। और कितने दिन तक आगे मौसम फिर ऐसा ही रहेगा? काफ़ी दिन तक लग रहा है कि फिर ये देखें मौसम की जो होती है प्रेडिक्शन, क्योंकि ये काफ़ी एक पूरी एक ग्लोबल एक चल रहा होता है फिनोमेना, आपने देखा होगा डे टू डे, बल्कि अर्ली बेसिस पे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। आपने देखा होगा कि यूरोप में भी कुछ दिन पहले अनप्रेसिडेंटेड एक स्नोफॉल का सिलसिला हुआ है। अमेरिका जो है ये बर्फानी तूफान या जो कोई कनाडा में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा, यानी वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा ये जो आप कह लें कि तबाही वाला तूफान था।
अब इनके असरात जो होते हैं, चूँकि जो भी हवाएं चल रही होती हैं पूरी ग्लोब का चक्कर लगा रही होती हैं, तो आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें शायद टेम्परेचर थोड़े से ना काफ़ी फाल कर जाए, इस्लामाबाद भी मनफी में चला जाए, -3 या अच्छा यहाँ पे भी ठंडा न्यू ईयर नाइट पे इस्लामाबाद का टेम्परेचर माइनस तो अक्सर होता है। ये इस्लामाबाद में ना माइनस अक्सर होता है टेम्परेचर, ये और हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते ना, नहीं वो होता है ये, चूंकि आप देखें रात का टेम्परेचर माइनस हो के दिन को धूप निकलती है ना, तो फिर थोड़ा सा सेटल हो जाता है। ये माइनस में किस वक्त होता है इस्लामाबाद में? मिडनाइट के बाद सुबह 8 बजे तक टेम्परेचर फॉलिंग टेंडेंसी होती है। अच्छा सर, आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि हमारे यहाँ इदारों की कोऑर्डिनेशन की चेन कैसे चलती है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी, उसके बाद एनडीएमए, पीडीएमए, उनका रोल किस तरह कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए जी, हमारा देखिए ओवरऑल हमने देखना होता है कि जी किस तरह का पैटर्न, जैसे मानसून का होता है या वेस्टर्ली वेव आजकल इफेक्ट करती हैं। इसकी हम इसको देख लेते हैं कि जी ईरान से कब पास कर रही हैं, या एक वेस्टर्न सिस्टम जो है कितना डीप है और कहाँ कहाँ से होता हुआ आ रहा है और किस तरह की टेंडेंसी है इसकी। अब देखें ये इसने इस बारिश ये जो सिलसिला है इसने ईरान के जो है नॉर्दर्न पार्ट या इन इलाकों को भी इफ़ेक्ट किया है, वहाँ पे भी बारिश या स्नोफॉल हुई है। तो फिर इसकी हम देख लेते हैं कि जी कितने दिनों में इसका क्या टाइमिंग होगी हमारे पास। तो हम इसके बारे में मुतलका इदारे, जो सबसे बड़ी बात जो है हमारे मुतलका इदारे होते हैं, एनडीएमए हो गया, पीडीएमए हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सब इदारे ये यानी इवन के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, डैम मैनेजमेंट होगी, रिवर वाले जो इरिगेशन डिपार्ट, इन सब को हम टाइमली इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी आपका कहाँ कहाँ पे रोल असाइन किया हुआ है। सबको पता है कि जी अगर आज मरी में स्नोफॉल का है इम्कान, तो जैसे ज़्यादा लोगों का वो एकदम रश हो जाता है, लोग चल पड़ते हैं कि जी मरी में जाके देखना भी चाहिए, ये मैं नहीं कहता कि जी नहीं देखनी चाहिए। बारिश स्नोफॉल तो हमारे लिए एक ये चीज़ें नेमत भी होती हैं। ये स्नो अकमुलेशन जो होगी जहाँ पे है आपके माउंटेन एरियाज़ में, तो ये गर्मियों में आपके पिघल के आपके दरियाओं की सतह बुलंद करेंगी, दरियाओं में पानी बहेगा तो आपकी जो सरफेस रिचार्ज होगी। फिर उसके अलावा जो है डैम है आपके डिपेंडेंट है इन्हीं चीज़ों पे, तो ये हमारे लिए एक नेमत है, वैसी बात नहीं है, लेकिन नेमत को एंजॉय करने का एक सर ये जा रहे हैं ना एंजॉय करने, ये शुक्रान जा रहे हैं शुक्रान जा रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन शुक्रान में रश नहीं होता, मरी लोगों की इजी। मैंने शुक्रान पे की इसलिए किया कि रश ना फैमिली के साथ जाना जरा सा सहूलत के साथ में, लेकिन ये है कि मरी में आपको पता है कि इजी अप्रोच है और इसलिए थोड़ा सा तो मुझे जरा शुक्रान पे भी बता दें सर, वहाँ पे कल मौसम कैसा होगा? वहाँ पे रात को आपको बर्फबारी मिलेगी इंशाल्लाह, वैसी कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, आप एंजॉय करेंगे, और भी दोस्त जो जा रहे होंगे तो वो भी एंजॉय करेंगे। और मैं जो है ना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कहता हूँ कि करना चाहिए सर। पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़े खूबसूरत मौसम दिए हुए, नो डाउट। तो इन मौसमों से जो है ना वो हमें इतना भी नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि बच्चों ने जिद की है कि उन्हें स्नोफॉल देखनी है, तो छुट्टियां हैं ना, आपने तो इसलिए बच्चों को दिखानी है स्नोफॉल। लेकिन मैं दोबारा ही कहूँगा कि फैमिलीज़ के साथ जो जा रहे हैं वो बिलखुसूस अगर हम बात मरी की करें या किसी ऐसे जगह ओवर क्राउडेड हो जाता है तो थोड़ी एहतियात जरूर करनी। वैसे सर ने बताया कि बर्फबारी बहुत हल्की सी होनी है तो आप एंजॉय करेंगे, और ये आखिरी दफा नहीं हो रही, दोबारा भी होती है तो दोबारा भी प्लान, स्टिल वो ट्रैफिक जैम हो जाना और उसमें गाड़ियों का फंस जाना और ताखीर हो जाना, फिर अब जो घर वाले पीछे से कॉल्स कर रहे हैं वो और परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह सबको एक तो महफूज रखे, लेकिन ज़ाहिर हमने इसको एंजॉय भी करना है, हमारा टूरिज्म इससे जुड़ा होता है। अब ज़रा और ऊपर चलते हैं सर, अगर हम गिलगित की बात करें, क्या वहाँ पर झीलें जमना शुरू हो गई हैं? जब आपका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है ना, तो वो ऊपर सतह जो पानी की होती है वहाँ वो जमनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे भी बिल्कुल जो है सूरत हाल ऐसी है। वहाँ पे भी अभी गिलगित शहर में मैंने देखा है, मेरी पोस्टिंग भी उधर रही है, शहर में स्नोफॉल जो है ना वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम बल्कि कह लें। लेकिन अपर एरियाज जो है ना वो आस-पास पहाड़ियाँ जो है ना वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं उस वक्त। तो स्कर्दू में, हुंजा में, ये सारा ये वहाँ पे स्नोफॉल होगी, वहाँ पे ग्राउंड पे भी होती है। अस्तौर वगैरह इन इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा वो यानी अच्छा मौसम। सर वैसे आपके जानने वालों में कॉल्स करते हैं लोग आपको पूछने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं, बताएं हम चले जाएं ना चले बिल्कुल, जाएं? इतनी ज़्यादा कॉलें आती है कि आप तो सब्र भी नहीं कर सकते कि जी लोग अब एक तो ये था कि जी लोग
पहले ही कह रहे थे कि जी ये बारिश कब होगी। ठीक फिर है। जब ये सिलसिले का पता हमें चला तो हमने थोड़ा सा इसको इस इतला को मीडिया आम भी के थ्रू किया। या आम किया तो फिर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए। अब यही बात जो आपने की है ना कि किस किस्म की होगी, वो ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि जी किस किस्म। बहुत अब हम ज़्यादा जाएं तो नहीं होगी। तो लोगों को वैसे थोड़ा सा ये भी करना चाहिए कि होटल की बुकिंग जो है ना वो Yes. पहले करवा लें। एब्सोल्युटली। For ये safer side. चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी देखिए आजकल ज़रा तो- मरी के लिए से हम देखते हैं इस्लामाबाद से आसपास से लोग जाते हैं, वो सुबह जाते हैं शाम वापस आना होता है, बिल्कुल। ज़ाहिर है होटल स्टे उस तरह नहीं करते वो। हाँ, लेकिन जो जा रहा है वो स्टे करेगा अगर पहले से बुकिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो चीज़ें मुश्किल हो भी जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है जैसे आपने भी कहा पहली बर्फबारी नहीं, आगे इंशाल्लाह आगे और बर्फबारी इंशाल्लाह। भी होगी तो हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह सबको महफूज रखे, यही दुआ हम सबके। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आज के दिन, और हम लोग बात कर रहे हैं कि एहतियात के साथ आपने एंजॉय करना है, एंजॉय ज़रूर कीजिए, भरपूर तरीके से कीजिए, बच्चों को ज़रा पैक करके लेकर जाएं, ये भी बड़ा अहम है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून, जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ कुछ आवाज आ गई आपको, कुछ कुछ झलक दिखा दी आपको। मुलाकात कराएंगे ऐसे शख्स से जिसने अपना चेहरा छुपा लिया है। आखिर क्यों छुपा लिया? चेहरा छुपाते हैं, मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, लोगों को नचाते हैं, खुद भी नाचते हैं। मैं भी एक दिन बहुत नाचा था एक कॉन्सर्ट पे। हम बात करें इस्लामाबाद की डीजे हंजी की। आखिर क्या वजह है, ये आइडेंटिटी क्यों इन्होंने बना ली अपनी, चेहरा क्यों नहीं दिखाते? तो उन्हीं से हम इस पर बात करेंगे। कुछ विजुअल आपको दिखा भी रहे हैं कि जब ये स्टेज पर पहुंचते हैं, जो भी इवेंट हो वहां पर लोगों को चार्ज कर देते हैं। मैं तो नहीं कहता हूं ही इज अ पावर बूस्टर, कि बड़ा मजा आता है इनको देखकर, बड़ा मजा आता है इनकी एनर्जी, इनकी मूव्स को देखकर। ये एज अ डीजे कब, क्यों, कैसे सीखा, कैसे कर पा रहे हैं, इस पर आज हम इनसे बात करते हैं। बिल्कुल, डीजे हंजी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैं देख रही हूँ कि डीजे हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि उनके मास्क के अंदर बस सिर्फ आंखों की जगह खाली है। वो इतना बाकी खौफनाक सब- मास्क यार। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, आप ठीक हैं? जबरदस्त। डीजे क्यों, ये मास्क क्यों? बेसिकली 2-3 रीज़न्स हैं। पहले तो ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे डीजेज़ हैं
लेकिन मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि अगर मैंने कोई चीज़ करनी होती है तो आई हैव टू बी द बेस्ट इन इट। तो उसके लिए जितनी मैं साइड से रिसोर्सेज यूज़ कर सकता हूँ टू बी डिफरेंट, तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर सारे डीजेस विदाउट मास्क कर रहे हैं एक ही चीज़, तो एक कुछ डिफरेंट करना चाहिए, थोड़ा लोगों को डिफरेंट चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने कहा कि मास्क के साथ एंट्री करनी चाहिए इस पूरी इंडस्ट्री में। और दूसरा ये कि मेरा एक होता है कि थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना चाहिए कुछ चीज़ों में, तो इस वजह से मेरा होता है कि मास्क के थ्रू वो एक हाइप भी बन जाती है और लोगों में एक अलग सी हाइप आती है कि यार क्यूरियोसिटी भी होती है, आखिर कौन है ये। तो उस वजह से मैंने थोड़ा मास्क का। और मैं ये सोच रही हूँ कि आपने ये आइडेंटिटी तो बना ली, अगर मास्क गुम जाए फिर क्या करेंगे, आइडेंटिटी का क्या होगा? नहीं मैंने फिर वो डीजे नहीं रहेंगे नहीं उस वक्त के लिए। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट तो कैरियर खत्म हो सकता है उस दिन, लेकिन ये है कि मैंने 2 मास्क ऑर्डर किए हैं पहले, तो मेरे साथ एक एक्स्ट्रा पड़ा होता है घर पे। अच्छा, ये मतलब कोई स्पेशल मास्क आपने बनवाया है? ये ऑर्डर किए चाइना से। अच्छा, तो सिलेक्ट कैसे किया? अच्छा, ये मास्क होना चाहिए, सिल्वर कलर का होना चाहिए, इतने खौफनाक होना चाहिए? बेसिकली आई थिंक 5 to 6 मास्क थे, तो उसमें से मैंने देखा कि किसके साथ वाइब ज़्यादा मैच कर सकती है, जो आउटफिट्स है मेरे पास, तो ये मुझे बेहतर लगा, तो इस वजह से आई चोज दिस वन। और ये ब्रेसेस वाला भी है, ये वो वाला जो बेसिकली इट्स अ स्कल है, तो आपको पता है स्कल में ब्रेसेस होना हो, बस वो स्कल होता है। घर से जब निकलते हैं ये मास्क पहन के निकलते हैं? नहीं, ये मास्क मैं पहनता हूँ बैक स्टेज गाड़ी से उतरते वक्त मैं मास्क पहन लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं नहीं पहनता। घर वालों को क्या मालूम है? घर वालों को आज सच तो नहीं पता कि मैं क्या कह रहा होता हूँ, लेकिन दे डू नो दैट आई गो टू इवेंट्स, लेकिन दे डू नॉट नो दैट आई गो ऑन टू द स्टेज। तो ये थोड़ा सा इसका। और व्हाट अबाउट स्टडी, आप पढ़ते भी हैं? मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, आई एम अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ मीडिया स्टडीज। अच्छा, यस, क्योंकि मैंने इंटरोगेटिव जर्नलिस्ट बनना है आगे इंशाल्लाह, तो इस वजह से जर्नलिज्म का मेरा शौक है। इंटरोगेशन भी ऐसे करेंगे मास्क के साथ? वो नहीं, उसका कोई और डिफरेंट तरीका निकालेंगे उस टाइम के लिए। वाह, ज़बरदस्त। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आना चाहते हैं और इस वक्त एज अ डीजे अपनी पहचान बना रहे हैं, यानी एक डिफरेंट, मैं कहूँगा कि पोल्स अपार्ट थिंग आई मस्ट से, जिस पे वो काम करते चले जा रहे हैं। घर वालों से छुपाया क्यों है इसको? आपको लगता है वो सपोर्ट नहीं करेंगे? आज तक छुपाया नहीं है। अच्छा, बताया नहीं है। ओह, जुमला अच्छा था। छुपाया नहीं है लेकिन बताया भी नहीं है। और अगर आज घर वालों ने देख के कहा ये तो लगता है अपना ही काका बैठा हुआ है, इसलिए तो मास्क पहना हुआ है, आवाज से पहचानेंगे, माओ से नहीं छुप सकता। मास्क में बंदा पहचाना जाता है, जिससे आप मिले हो, जिसको जानते हो, वो मास्क पहनने कोई फर्क नहीं पड़ता, पकड़े तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये मास्क डिफरेंट है। मैं जब मिला और उसके बाद आज जब मैंने विदाउट मास्क इनको देखा तो मैंने भी नहीं पहचाना नहीं पहचाना मैंने ऑनेस्टली। लेकिन जो पहले से जानते हैं विदाउट मास्क वो तो पहचान लेते होंगे। वो तो ऑब्वियसली पहचानते हैं मुझे, लेकिन ये कि अब जो लेट्स से मेरे इंस्टा पे या कहीं सोशल मीडिया पे नए फॉलोअर्स आएंगे, उनको नहीं पता ये बंदा कौन है, तो उस वजह से जो पिछले हैं वो पुराने तो हैं, उनको तो पता है कौन है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए तो एक नई चीज़ है। अच्छा, डीजे बनने के पीछे स्टोरी क्या है? आपने क्यों, आपको शौक पैदा हुआ कि मुझे डीजे बनना चाहिए? अच्छा, बेसिकली फ्रॉम द लास्ट लाइक 5 to 6 years मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस चेयर कर रहा हूँ, तो हमारा बीच में एक एंटरटेनमेंट सेशन होता है। तो मैं BMI DC में था, बीकन हाउस जो मरगला इस्लामाबाद, उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैंने अपने दोस्त को बोला जो मेरे साथ चेयर कर रहा था, उसको मैंने कहा कि यार कुछ मैंने डिफरेंट करना है इस बार एंटरटेनमेंट सेशन में। तो अगले दिन मैं कुछ प्लेलिस्ट वगैरह बना के आया हुआ था और मैंने सबको ना कहा कि अपनी ये रूम की लाइट सारी ऑफ कर दो और टॉर्च वगैरह सारे ऑन कर दो। तो हमने उसमें ना एक छोटी सी रेव कराई थी रूम के अंदर, सारे डांस कर रहे थे, सारे बहुत गुड सीन था। उसी रात एक डीजे नाइट थी और एक लाहौर से एक डीजे आया हुआ था और उसने ना सारी वाइब किल कर दी थी पूरी रेव की जो इवेंट पे हुई थी। तो मैंने कहा यार कि कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहिए स्टेज पे, क्योंकि मुझे स्टेज कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने कंट्रोल करना है किस तरीके से लोग मेरे इशारों पे नाचते हो या जो भी करते हो, तो ये था। और दूसरा ये था कि मेरी एक दोस्त थी, उससे मैंने एक बार कमिटमेंट की थी कि वो होता नहीं, आप रात को 2-3 बजे एकदम आपके सोच में थे यार मैंने ये करना है, तो मैंने उससे कहा यार मैंने अपने कॉन्सर्ट्स करने हैं एक दिन, तो उसको भी शोर लगा, उसने कहा हाँ ठीक है कर लो। तो वो आई गेस 1-8 महीने के अंदर वो मैंने बेसिक्स वगैरह सीख लिए थे अपने दोस्त से, वो वाज प्रीवियसली डीजे बैक इन 2019। तो इज इट इजी टू लर्न इफ यू लव टू यू नो राइट, बिकॉज़ आपने 1 महीने में सीखा ये? 1 महीने में ही सीखा टेक्निकली। तो जितने अभी मैं 5 मंथ्स हुए हैं, मैं उन सब में साथ साथ सीख भी रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। बेसिक्स आप सीख लेते हो कि आपने जिसका इंटरेस्ट हो वो सीख पाएगा, कि आपने फिल्टर्स किस तरह, ट्रांजिशंस किस तरह करनी है, किस तरह म्यूजिक एकदम चेंज करना है, तो वो विद लाइक क्राउड को देख के ना वो चीज़ें तो बंदा सीख लेता। लेकिन ये कि बाकी जो प्रॉपर म्यूजिक बनाना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है।
तो वही बात है कि दोस्त से कमिटमेंट नहीं की हुई थी और फिर वो कमिटमेंट मैंने पूरी की। तो जब मैंने करना एक बार था सिर्फ, मैंने प्रॉपर इसको नहीं पकड़ना था, लेकिन वो जब मैं पहली बार परफॉर्म किया देन आई केम होम, तो मुझे दो जगहों से एकदम से वो आ गई कि आप यहाँ भी परफॉर्म करो। तो मैंने कहा चलो अब पार्टी मारते हैं, अब अगर हमें चॉइस मिल रही है पार्टी मारने की, तो इस तरह सारा ये स्टार्ट हुआ। और इन 5 महीनों में कितने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए, कितने इवेंट्स अटेंड किए? मैंने किए हैं अराउंड 10। ओके। दो उसमें वेलकम पार्टीज थी डिफरेंट स्कूल्स की, और बाकी सारे कॉन्सर्ट्स थे, इवेंट्स थे। और अभी भी न्यू ईयर पे भी मैं देख रहा हूँ कि चूंकि इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे भी अगर कोई बैंड्स भी आए तो हम देखते हैं कि उससे पहले डीजे ज़रा लहू गरमाता है क्राउड का, तो आपको ज़ाहिर फिर फॉर श्योर बुला रहे होंगे। अभी तक मैनेजर इज इन लाइक कांटेक्ट विद अ फ्यू डिफरेंट इवेंट्स। आपने 5 महीने में मैनेजर भी रख लिया है, यानी काम इतना मिलना शुरू हो गया है। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपने किस तरह अपने आप को ना प्रायोरिटाइज करवाना है लोगों से। तो मतलब वो चीज़ें मुझे पता है कि एक सोसाइटी में, एक इंडस्ट्री में आपने किस तरह निकलना है आगे, क्या क्या आपने चीज़ें करनी है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मास यूज़ किया है, मैंने मैनेजर रखना है, कौन सा रखना है, किस तरह रखना है, तो मैंने स्टार्ट से ही रख लिया था जब मुझे पता चला कि मुझे चाहिए बंदा जो इवेंट्स निकाले। तो वो भी बात सच कह रहे हैं, होपफुली मिल जाएगा, ना ही मिला तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, और पैशन तो मेरा है नहीं, इट्स लाइक पैशन तो मेरा जर्नलिज्म है। बिल्कुल सही है, ये तो साइड पे बंदा थोड़ा थोड़ा करते करते, यानी अभी आप वहाँ बैठे, कभी आप इधर भी बैठे होंगे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आपको देखेंगे। क्या पता आप बूढ़े से शुएब और सलमा का इंटरव्यू कर रहे हो, क्या आपने 25-30 साल जर्नलिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता। मरा हाथी 1.25 लाख का है ना, जितना पुराना होता है उतना गोल्डन होता जाता है। And then age is just a number. Exactly. How old are you? 21. Nice, 21. अच्छा हंजी, आपको कैसे क्राउड को पल्स करना कि ये अब लोगों को कैसे चार्ज करना है, कैसे इस क्राउड को एंटरटेन करना है, कैसे जज करते हैं आप? अच्छा, बेसिकली होता ये कि मेरा जो फर्स्ट ओपनर होता है इट्स ऑफ स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम्स सब ने सीज़न देखा हुआ है, उसका एक ओपनिंग का मैंने एक गाना एडिट किया हुआ है। तो जब मैं वो करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है यार ये अवाम क्या ये वाली गानों की है, ये दूसरे वाली प्लेलिस्ट की है, क्योंकि मैंने अपने लिए 2 प्लेलिस्ट एडिट की हुई हैं। एक में काफ़ी उर्दू हिंदी गाने भी बीच में डाले हुए, तो उसमें मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब पहली ड्रॉप आती है तो स्क्विड गेम्स का ये है कि उसमें ना पहली ड्रॉप आने में कोई 40 सेकंड्स लगते हैं, तो उसमें ना क्राउड हाइप अप हो जाता है जिसने होना होता है, जिस क्राउड ने। जो नहीं होता तो मुझे पता चल जाता है, मैं ऑटोमेटिकली जल्दी से ट्रांजिशन कर देता हूँ हिंदी सॉन्ग्स पे, इंडियन सॉन्ग्स पे, तो उस पर लोग आपको पता है फिर पाकिस्तानी जो होते हैं वो फिर नहीं रुकते हैं। तो अगर हालांकि मेरे साथ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है जो मेरी पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश प्लेलिस्ट को, क्योंकि वो गाने इस तरह के हैं कि जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर ये कि जब आप क्राउड को देखते हो पहली ड्रॉप पे आपको पता चल जाता है कि यार ये वाले हैं या नहीं, दूसरे वाले हैं, तो उस तरह पता चल जाता है, तो मैं ऑटोमेटिकली फिर वो प्लेलिस्ट प्ले करता हूँ, दूसरी नहीं करता। ओके। और आपका एक सिग्नेचर स्टाइल भी है कोई? ऐसा रखा नहीं है, लेकिन मैं जिधर भी जाता हूँ तो हमारा एक होता है कि हम ये कर लेते हैं, सही इस तरह हमने रखा हुआ है, लेकिन अभी उस पर भी काम करें, कुछ डिफरेंट करना है। बिल्कुल। ओके। अब इन 5 महीनों से पहले की ज़िंदगी पर चलते हैं। आपने यूएन के हवाले से भी जिक्र किया, आप मुख्तलिफ इवेंट्स उनके चेयर भी करते रहे हैं, यूएनएचसीआर के साथ भी क्या क्या किया? अच्छा, बेसिकली दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैंने एमयूएन शेयर किए हैं जो डिफरेंट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, और उसके बाद फिर ये कि मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ दिए हैं जो पॉलिटिकल साइड पे होते थे, और उसमें एक जो इंटरव्यू था दैट वेंट टू वायरल, मतलब वो 1 मिलियन हिट कर चुका था उसके व्यूज़, और कुछ जगहों पे वो 3 लाख 4 लाख इस तरह। फिर वो जो एक्स मिनिस्टर है ज़रताज गुल, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे उसको शेयर किया था। और इसके अलावा अगर हम इन वीडियोस के शेयरिंग से मुताल्लिक़ हम बात करें, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने कुछ वीडियोस बनाई दैट वाज अबाउट हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, उन केसेस से मुताल्लिक़ बताएंगे आपने क्या कंट्रीब्यूट किया उन पर काम करके? बेसिकली मैं करता था ये फ्रॉम जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैंने किया। उसमें डिफरेंट सोशल मीडिया पे केसेस आते थे हरासमेंट के, रेप के, इस तरह के। तो उस टाइम ये होता था कि मैं सोशल इश्यूज पे वीडियोस बनाता था, क्योंकि मुझे एक होता था यार कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म मैंने अपने लिए बना लिया तो इसको यूज़ इस काम के लिए करना चाहिए, एटलीस्ट किसी की हेल्प ना हो तो अवेयरनेस भी हेल्प ही होती है, अवेयरनेस ही हो जाए लोगों को। तो मैंने आई थिंक 2-3 लोगों को इस तरह मैंने पकड़ा था प्रॉपर्ली, आज इन उसको पकड़ के उनकी पिक्चर्स लगाई थी कि ये बंदा है, ये वो है, और उनको मैंने प्रॉपर पीछे उनके स्कूल कॉलेजेस तक मैंने रीच आउट किया था, उनके प्रिंसिपल्स को भेजा था सारा कुछ। और एक लाहौर का भी एक लड़का था जो जिससे मुझे थ्रेट्स भी आई थी। अच्छा। लेकिन ये था कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी मुझे दी हुई है कि मैं कॉन्टैक्ट्स आगे पीछे हैं, तो मैंने उसकी लाइव लोकेशन अपनी स्टोरी पे लगा दी थी, जिसके बाद वो जिन अकाउंट से थ्रेट्स आए थे वो सारे डिलीट हो गए थे। तो ये मैंने किया आपको पता कैसे काम करना है। एग्जैक्टली, वही बंदे को पता होना चाहिए कुछ चीज़ें।
तो ये कि उन इश्यूज़ पे मैंने बिल्कुल बात की है, मैंने कुछ लोगों को कैंसिल किया हुआ है फॉर द राइट रीजंस, जिन्होंने माइनर्स को हरास किया, माइनर्स को रेप किया हुआ है। और ये है कि क्योंकि एक होता है, एक बंदे को दिल में होता है यार कि कल को आपके घर वाले भी हो सकते हैं, तो यू नेवर नो कि फिर आप उस टाइम क्या करोगे। जब आपके पास एक पावर है, थोड़ा इन्फ्लुएंस है, आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वो करता था, और रियली प्राउड ऑफ दैट एज वेल कि मैंने हर चीज़ में ना लोगों को पहले रखा है कि यार हाँ, लोगों को मतलब अवेयर होना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, होना चाहिए। और हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है कि दूसरों की मदद करें जहाँ तक आपसे हो सके। अच्छा हंसी, 3 चीज़ें, जर्नलिज्म, एज डीजे जो आप काम कर रहे हैं, और आपका सोशल वर्क, इन सारी चीज़ों को इन फ्यूचर कैसे लेके चलना है, कुछ प्लान किया आपने? बेसिकली जर्नलिज्म का ये कि वो तो यूनिवर्सिटी है, वो तो आपको पता है सुबह जाना है, उसके बाद ज़ाहिर प्रोफेशनल लाइफ एग्जैक्टली। डीजेइंग का तो ये कि इट्स लाइक अ हॉबी, सही है, अ हॉबी दैट आई एम गेटिंग पेड टू, सही है, आई एम गेटिंग पेड फ्रॉम। तो वो तो मैं साथ साथ मे भी कुछ टाइम के लिए कर लूँ, अगर मैं बोर हो गया तो मैं कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर लूँगा, वो तो एक है कि चेंज हो सकती है, यू नेवर नो। बाकी ये कि जर्नलिज्म का तो आई एम फर्मली इस्टाब्लिश ऑन इट कि जर्नलिज्म तो मैंने करना है। मतलब मैं रिसेंटली मुझे एक आध यूट्यूब चैनल से मुझे जॉब्स ऑन एंड ऑफ ऑफर होती रहती हैं, लेकिन मेरा यही होता है कि अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ी सी मैं सुकून से पार्टी शार्टी मार लूँ, उसके बाद मैं इम्तिहान तो और जो सोशल वर्क है वो उसका थोड़ा मैंने रोका हुआ है, क्योंकि वो मैं उस साइड की जगह एक्सप्लोर करना, मैंने डीजेइंग साइड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, तो उस पर थोड़ा होल्ड है। लेकिन जर्नलिज्म एंड डीजेइंग को साथ मैंने लेकर चलना है फॉर अ बिट लॉन्गर। स्पेसिफिकली जर्नलिज्म तो एंड तक जाएगा इंशाल्लाह। अब चूंकि बड़े डिफरेंट फील्ड्स हो जाती है ना, लाइक म्यूजिक, डीजिंग, एंड अगर हम इसके साथ जर्नलिज्म की बात करें जो कि ज़रा बहुत सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग है, इन दो को साथ लेकर चलने से आपको लगता नहीं कि समटाइम्स आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ भी इंसान बढ़ता है कि आप एक 2 पैरेलल जिंदगियां जी रहे होते हैं, आप शाम में एक और ज़िंदगी जी रहे हैं, आप दिन में एक और तरह से सोच रहे हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी भी इफेक्ट होती है? मुझे तो इससे टेक्निकली मज़ा आता है। अच्छा, कि क्योंकि वही बात है कि ये अगर आप इंजॉय कर रहे हैं कुछ चीज़ को तो आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि यार ये पता नहीं मेरे लिए मसला बन जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये वो सारा, क्योंकि दोनों चीज़ें मेरी मर्ज़ी की हैं। जर्नलिज्म मेरी मर्ज़ी की फील्ड है और डीजेइंग भी टेक्निकली मेरी मर्ज़ी की चीज़ है। तो अब दोनों को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अब वो मेरे पे डिपेंड करता है मैंने इसको किस टाइम तक एंजॉय करना है। ज्यादा प्लीजिंग क्या है आपके लिए, जर्नलिज्म या एज डीजे काम? ऑब्वियसली सिंस आई लव बीइंग इन द क्राउड तो मुझे डीजेइंग का ही मज़ा आता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि जर्नलिज्म बिल्कुल ख़त्म है। एज अ हॉबी अगर मैं प्रेफर करूँ तो डीजेइंग ओवर एनीथिंग एल्स, लेकिन एज अ डिग्री एज अ फ्यूचर में करूँ तो वो तो ऑब्वियसली जर्नलिज्म के आगे कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर आपको आगे आने वाले दिनों में और अच्छे मौके मिलते हैं, अभी तो ज़रा 5 महीने आपको आपने कुछ इवेंट्स किए, दर्जन भर इवेंट्स आपने किए, लेकिन ज़रा अभी और इवेंट्स भी इंशाल्लाह आएंगे, अगर इस पे बहुत बूस्ट आपको मिल जाता है, आपकी पहचान बहुत अच्छी बन जाती है, अभी भी आपके हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रीच है, तो आप कहीं बाकी सारे मामलों को छोड़ तो नहीं देंगे कि आप सिर्फ इसी पे फोकस कर लेते, दिस हॉबी इज पेइंग मी वेरी मच? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक होता है कि आपको लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी होती हैं, तो आप हॉबी को कभी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते। लेट्स से मुझे बहुत ऑफर्स आती हैं, 4-5 साल इवन 10 साल ही मुझे ऑफर्स आती हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि यार आप क्या हो। तो आप अगर हॉबी को प्रोफेशन सेट क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन दैट डिपेंड्स हॉबी है किस तरह की, क्योंकि हॉबी इज सॉर्ट ऑफ आपकी एक चाहत होती है, आप एक चीज़ आप करना चाहते हो जो आपके पास टाइम होता है। लेकिन हंसी ये तो हम अगर देखें तो बहुत कम टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि जब आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, एक जर्नलिस्ट बड़ा खुश्क मिजाज सा इंसान होता है, बड़ी एक संजीदा किस्म की जिंदगी होती है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट साइड। मैं लगती हूँ क्या? देखो हम तो मॉर्निंग शो कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। हाँ, इट इज़ डिफरेंट, लेकिन वही बात है कि मैं चीज़ें जो भी करता हूँ मैं उसको डिफरेंट ही करना चाहता हूँ। तो इस वजह से जिस तरह मैंने मास्क पहना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। पाकिस्तान में कोई मास्क नहीं पहना। You never know, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी मास्क पहन के कर रहे हो या कोई और आइडेंटिटी आपकी हो। 007 बने हो। You never know. You never know. Exactly. और शायद ये एक अच्छी बात भी है कि आप देखें वो डिफरेंट करना चाहते हैं कुछ। वैसे भी जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं आप फौरन से अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और जिस तरह आगाज में कहा ना कि डीजे तो बहुत थे ना, मैंने कुछ डिफरेंट करना था, और जो डिफरेंट करने के चक्कर में वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो हम उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और अभी अगर आपके पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल पता चलता है कि आप मास्क पहन के आज पार्टी में गए थे, तो क्या आपको लगता है कि रिएक्शन क्या आएगा? आई थिंक बाबा तो थोड़ा सा हो जाएंगे, निकाल देंगे।
सॉरी, घर से निकाल देंगे? मास्क को निकाल देंगे, काके को नहीं निकालेंगे। भाई गुस्से की कोई भी फॉर्म हो सकती है, बिना गुस्से में कुछ भी कर सकते नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बाबा में चिल है कि घर से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन यू नेवर नो। लेकिन नहीं, इंसान इस तरह नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े डिसअपॉइंट तो होंगे, क्योंकि इट इज़ समथिंग ही डजंट अप्रिशिएट एंड इट इज़ समथिंग आई डोंट अप्रिशिएट ईदर। क्योंकि आई रिमेंबर बैक इन 2019 में कवर्स बनाता था, म्यूजिक कवर्स बनाता था, मैं गाने गाता था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा था यार ये कि मतलब नहीं करना चाहिए, गाने नहीं गाने चाहिए। क्यों नहीं गाने चाहिए? वही है ना, उस टाइम एक बंदे में बीच में ना एक चीज़ आती है यार कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सामने आते हैं, फिर आप सोशली भी सोचते हो, फिर आप एक कल्चर का भी सोचते हो कि यार बीइंग फ्रॉम लाइक अ पठान फैमिली, बट बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं, और फिर ये होता है कि आपका एक होता है कि यार मैंने कुछ और एक्सप्लोर करना है, तो वो मैंने छोड़ दिया था। एंड 2 years अगैन, आफ्टर 2 years आई एम ऑन अ होल न्यू लेवल, मैं डीजेइंग कर रहा हूँ। तो ये है कि होपफुली इतना इशू बनेगा नहीं, जो होगा वो देख लेंगे, अल्लाह खैर करे, लेकिन ऑब्वियसली ही गेट डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फॉर द टाइम भी, लेकिन आप उन्हें मना लेंगे होपफुली। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डीजे हंसी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके, आपके बारे में कुछ जान के। कोशिश करेंगे मास्क ले लें थोड़ी देर से ना इनसे ब्रेक, पिक्चर्स बनाएंगे बच्चों को डराने के लिए। तो अभी हमें जरा क्विकली बढ़ना है आगे, आप कुछ देर यहाँ पे हमारे साथ बैठेंगे, अब हम आपको जरा अपने अगले सेगमेंट्स भी दिखाते हैं। हमें अभी बात करनी है अलामा इकबाल के अफकार से मुताल्लिक, और अगर हम बात करें कि 20वीं सदी के मारूफ शायर, तो ज़रा अलामा मोहम्मद इकबाल सर फहरिस्त हैं, शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, और अगर हम शायर मशरिक़ के हवाले से जब उनकी तालीमात का हम जिक्र करते हैं, उनसे सीखने की बात करते हैं, डेली बेसिस पर हम सेगमेंट कर रहे हैं। तो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें माहिर इकबालियात प्रोफेसर डॉक्टर असलम अंसारी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है। आप उस कमेटी के मेंबर भी हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पर कायम की गई है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारे नौजवान नस्ल इवन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हर लेवल पर किस तरह से बच्चों को कनेक्ट किया जा सकता है इकबाल से। मैं जानना चाहूँगा सर कि अगर तसव्वुफ़ की बात करें, आज हम इसको पिक करें, मौजूदा दौर, इसमें तसव्वुफ़ हमारे मसाइल के हल के लिए कितना अहम है? हेलो जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? सवाल किया जी आ रही है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। आपने पूछा है कि तसव्वुफ़ हमारे जी। अच्छा ठीक है, अब बोलना है मुझे? जी सर। सर प्लीज आप जवाब मुकम्मल कीजिए। तसव्वुफ़ बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा कम्प्रीहेंसिव सिस्टम है और उसके अपने कुछ तकाज़े हैं, लेकिन आम तौर पर हम ये समझते हैं कि तसव्वुफ़ हमारे तमाम मसाइल का हल कर सकता है। उसमें यह है कि उसकी अखलाकियात जो है वो बहुत अहम है। तसव्वुफ़ की अखलाकियात में इंसानों के काम आना, इंसानों की खिदमत करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना और इंसान से मोहब्बत करना, ये तसव्वुफ़ के उमूमी तसव्वुरात हैं। इस एतबार से तसव्वुफ़ हमारे लिए इस ऐब में अहम तो है, लेकिन इसको एक कैच वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना कुछ अजीब सा लगता है। इसके बावजूद हमारे पास कोई ऐसा तसव्वुफ़ का निसाब भी नहीं है जो आज के इंसान के मसाइल और आज के नौजवानों के मसाइल को डायरेक्टली एड्रेस करता हो। फिर भी मैं कहूँगा कि तसव्वुफ़ वाकई एक अहम इदारा है, एक अहम रिवायत है, जिससे इस्तेफ़ादा करना हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। सही सर, तसव्वुफ़ के हवाले से जो इकबाल की तालीमात है, अगर आज के दौर में हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम तसव्वुफ़ के इकबाल के तसव्वुर से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? इकबाल का तसव्वुफ़ का मरकज़ी नुक्ता तो हम सब जानते हैं कि खुदी है। खुदी का मतलब है अपने आप को पहचानना, शऊर ज़ात, शऊर ख़िश्तन और अपनी खुदी को इस्तेहकाम करना, मुस्तहकम करना। अब ये इत्तेफाक है कि तसव्वुफ़ खुदी को मिटाना चाहता है अपने रिवायती मफ़हूम में, और इकबाल खुदी को मुस्तहकम करना चाहते हैं। लेकिन इकबाल के यहाँ बेखुदी का जो तसव्वुर है वो तसव्वुफ़ के करीब आ जाता है, यानी अपनी ज़ात को किसी बड़ी हकीकत में गुम करना। ये भी एक
एक तसव्वुफ में और इकबाल के फ़िक्र में एक मुश्तरका मौजू है। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़ना है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो आपसे हम इसी तसव्वुफ से मुताल्लिक, इकबाल के से मुताल्लिक हम डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। इस सहरंगेज सफरनामे में आप हमारे साथ महवे नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है खुजरात पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. ये खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुश आमदीद। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। अवगाह कदर मनो पिशावर से तासुता हर कले वायु खुश आमदीद वायु। रियासतें एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ती हैं। हर रियासत को अपने मफाद की परवाह होती है, लेकिन इसके लिए बहुतान नहीं लगाते। अब्दुल हमीद हर चीज के लिए तैयार है शिवदास। सबाहदीन खुद को इस बंदूक से जख्मी करेगा। अब शिकारी के शिकार होने का वक्त आके आए। आप अभी सियासत के मैदान में बहुत पीछे हैं। हम उनसे तमाम नुकसानात का बदला लेंगे। तुम इस तरह की मंसूबाबंदी करके क्या समझते हो? आप हमारी बात नहीं सुनती क्योंकि आप लोग गलत फैसला करते हैं। कौन हमें जालिम समझता है? खलील खालिद हमें कभी भी नहीं रोक सकता। जनाब, हमारे दरमियान अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुश्मनों के लिए काम करते हैं। पाशा, मेरा शक तो महमूद पाशा की तरफ जा रहा है। क्योंकि तुमने मेरे साथ गद्दारी, बताओ मुझे। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी को। गद्दारों की यही सजा है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान को टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अहम उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर को 9 जनवरी को जनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत।
सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इमदाद की फराहमी पर तुर्क अवाम और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। विफाकी काबीना का दहशतगर्दी को रियासती ताकत से कुचलने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। काबीना को मुजव्वज़ा तवानाई बजट प्लान पर भी तफसीली ब्रीफिंग। सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने से मुताल्लिक कमेटी तश्कील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के पेशावराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा। अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बिला तफरीक हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। पाकिस्तान दिवालिया होने की बातें करने वाले नाम नेहाद दानिश्वरों को मायूसी होगी। सस्ती सियासत के लिए मईशत से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क के खैरखा नहीं, मईशत को पायदार और लचकदार बनाना होगा। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार। इंपोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। PTI वाले बहाना न बनाएं, इस्तीफे दें। फॉरेन एजेंट और चोर ने तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की गई। मुल्की मुफादात बेचे, कश्मीर का सौदा किया और इदारों की तस्दीक की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान का खेल खत्म हो चुका। ये बैकडोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बनना चाहता है। इस शख्स की गैर आईनी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। इमरान न्याजी को खदशा है कि मुकर्ररा मुद्दत पर इलेक्शन होने से इसको सहूलत कार नहीं मिलेंगे। इसी तकलीफ में झूठ, नफरत और तकसीम की सियासत कर रहा है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माली इमदाद फराहम करें। पाकिस्तान ने COP27 में मौसमियाती आफात के मुतासरीन की मदद के लिए ज़िया और नुकसान फंड के क़याम के जरिए तारीख रकम की। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। हुकूमत का सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रई कर्जों पर सूद खत्म करने का फैसला। 15 लाख ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। यूरिया खाद पर 30 अरब रुपए की सब्सिडी। 5 साल पुराने ट्रैक्टर्स दरामद करने की इजाज़त। ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी में भी कमी का फैसला। सैलाब मुतासरा इलाकों में तेलदार अजनास के बीज मुफ्त फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा। पाकिस्तान रेलवे का कल से मलकवाल बरास्ता पिंड दादन खान शटल ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान। शटल ट्रेन इकोनॉमी क्लास की 4 बोगियों पर मुश्तमिल, दिन में 3 मरतबा चलेगी। ग्रीन लाइन सर्विस तमाम तर सहूलियात के साथ आइंदा माह से शुरू की जाएगी। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक। दियामिर भाषा डैम फंड के रिकॉर्ड की अदम फराहमी का मामला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। डैम फंड का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का इजलास में मौक़िफ़। PSE की भाषा, दासू, मोहम्मद, नीलम जहलम और K4 मंसूबों के फॉरेंसिक ऑडिट की हिदायत। फन की दुनिया का दरख्शंदा सितारा लेजेंड अदाकार फिरदौस जमाल कैंसर की वजह से अलील। अदाकारी में औज कमाल हासिल करने वाले फनकार को हुकूमत का खिराज तहसीन। इलाज में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। बीजेपी की हिंदी को मुल्क की कौमी ज़बान बनाने की मुहिम। जनूबी और मशरक़ी रियासतें हिंदतवा हुकूमत के सकाफती तसल्लुत के खिलाफ सरापा एहतजाज। बीजेपी कौम परस्ती को मजहब और ज़बान से मिला रही है। बीजेपी ऐसे ही अपनी मंतिक़ पर रही तो भारत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बरतानवी जरीदे द गार्डियन ने भारतीय नाम नेहाद इत्तेहाद की असलियत अयां कर दी। मुल्क में बारिश का सबब बनने वाली हवाएं दाखिल। तुर्बत, पंजगूर और दालबंदीन में बारिश। कोयटा, चमन, ज़ियारत, सिब्बी, जोग, हरनाई, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नसीराबाद और कल्लात में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी और बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात।
PDMA का मुल्क में मुतवक्के बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी। मखसूस मकामात पर हैवी मशीनरीज, एमरजेंसी रिलीफ अशिया और रेस्क्यू वर्कर्स पहुंचा दिए गए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। मरी गलियात में भी बर्फबारी का इम्कान। शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। कराची टेस्ट का चौथा रोज न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स में बरतरी के साथ बैटिंग जारी। टॉम लैथम और केन विलियमसन की सेंचुरियां, अबरार अहमद की 3 और नोमान अली की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 438 रन बनाए थे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। न्यूज़ हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर डॉक्टर असलम अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, बात हो रही थी इकबाल के तसव्वुफ से मुतालिक। इकबाल का तसव्वुर बेसिकली था क्या? एक तो आप इस पे बात कर रहे थे, दूसरा खुदी और बेखुदी। इकबाल की 2 कुतुब भी है, असदी और रुमूज़े बेखुदी, उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें। जी, बात यह है कि जब अल्लामा इकबाल की पहली किताब असरार खुदी शाये हुई तो उसके बहुत से मताले पर अहले तसव्वुफ ने एहतजाज किया, उसको तस्लीम नहीं किया। उसमें 2-3 बातें ऐसी थी जो बुनियादी इख्तलाफ था अहले तसव्वुफ का अल्लामा इकबाल से। अहले तसव्वुफ कहते थे कि मस्ती और बेखुदी अच्छी चीज़ है। अल्लामा ने फरमाया कि बेदारी और होशियारी अच्छी चीज़ है। अहले तसव्वुफ कहते थे कि ख़ुद को मिटा देना चाहिए। अल्लामा फरमाते थे कि ख़ुद को इस्तेकाम होना चाहिए। तो ये चंद बुनियादी तसव्वुरात का टकराव था, मगर रफ्ता रफ्ता महसूस किया गया कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार जो हैं वो बज़ाते ख़ुद एक तसव्वुफ़ की सूरत रखते हैं। तो उस तसव्वुफ़ को डेवलप करने के लिए बहुत से लोगों ने तहरीरें तसानीफ़ की और मसलन मीर वलीउद्दीन ने इकबाल और तसव्वुफ़ पर लिखा, अब भी कुछ लोग लिखते रहते हैं। मगर मैं अर्ज़ करूँगा कि इकबाल का तसव्वुफ़ इस्तेहकाम खुदी का मुतकाज़ी है। इकबाल ये चाहते हैं कि इंसान अपने ज़ात को मुस्तहकम करे और उसको तख्लीकी मकासद में, अपनी इनफरादियत को तख्लीकी मकासद में इस्तेमाल करे। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसको मलहूज़ रखना चाहिए। मगर अहले फ़िक्र को और एक माहिरीन इकबालियात को अब भी ये काविश करनी चाहिए कि अल्लामा इकबाल के और तसव्वुफ़
अल्लामा इकबाल के फ़िक्र और तसव्वुफ़ में जो फासले हैं उनको ज़रा कम किया जाए और तसव्वुफ़ से के करीब किया जाए नौजवान नस्ल को। मगर वो तसव्वुफ़ जिसको इकबाल अप्रूव कर रहे हैं वो होशियारी का, वो बेदारी का, वो मकासद की तश्कील का तसव्वुफ़ है। वो ज़िंदगी से गुरेज का तसव्वुफ़ नहीं, गोशा नशीनी का तसव्वुफ़ नहीं, वो ज़िंदगी में पार्टिसिपेट करने का, जद्दोजहद का तसव्वुफ़ है। इससे सबक लेना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है सर। जब हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं और चूँकि ज़ाहिर है जब हम इकबाल के फ़लसफ़े की और उनके अफ़कार की बात करते हैं जो कि ज़ाहिर है हमें नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने की काविश करनी है, ऐसे में तसव्वुफ़ का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है आपकी नज़र में कब से पढ़ाना चाहिए, कब से सिखाना चाहिए बच्चों को, किस क्लास से, किस उम्र से? ये मेरा ख़्याल है कि मैट्रिक और एफ़ए के बाद थोड़ा थोड़ा इससे मुतारिफ़ कराना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इसमें स्पेशलाइज़ करना चाहिए। तो मसलन बीए के बाद एमए में एक बच्चा तसव्वुफ़ पर हो सकता है, फ़लसफ़े में, अदब में, इकबालियात में। बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अहले फ़िक्र दानिश तो हमारे यहाँ भी मौजूद है, मगरिब में भी मौजूद है, शायर मशरिक़ हम कहते हैं अल्लामा इकबाल को, लेकिन हमारे यहाँ जो थिंक टैंक्स हैं या जो लोग इकबाल पे इवन महारत रखते हैं, क्या इकबाल को उतना एक्सप्लोर कर पाए जितना करना चाहिए थे, जितना मगरिब ने किया? सवाल ज़रा वाज़ेह करें। डॉक्टर साहब मेरा कहने का मतलब ये है कि इकबाल को एक्सप्लोर करना, इकबाल की तालीमात को एक्सप्लोर करना, उनका मैसेज बेसिकली था क्या? बहुत सारे मैसेज थे, यूँ तो उन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन तमाम मौज़ूआत का अहाता किया। क्या मगरिब ने जितना इकबाल को एक्सप्लोर किया, जितना उनकी तालीमात पर अमल किया, या जितना इकबाल को समझा, जितना उनको अपनाया, क्या हम उतना अपना सके इकबाल को? क्या हम उस हद तक एक्सप्लोर कर पाए जितना करना चाहिए था? असल में हम तो मुसलसल एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इकबालियात का ज़ख़ीरा एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है इल्मी तौर पर, और अगर उससे इस्तेफ़ादा किया जाए और जो बड़े इकबाल शनास गुज़रे हैं वो खलीफा अब्दुल हकीम, अज़ीज़ अहमद, यूसुफ़ हुसैन ख़ां, डॉक्टर यूसुफ़ हुसैन ख़ां, इनको देखना चाहिए। और आज के जो इकबाल शनास हैं उनसे भी इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। लेकिन ये ख़्याल, मेरा ख़्याल है कि दुरुस्त नहीं कि मगरिब ने इकबाल से इस्तेफ़ादा किया। मगरिब तो अभी इकबाल को बहुत महदूद पैमाने पे जानता है। मैं ये जसारत करता हूँ कि मगरिब में अब मौजूदा तौर पर कोई ऐसा इकबाल शनास नहीं है। आखिरी आदमी जो है, आखिरी शख्सियत, वो एन मेरी शिबिल की थी, जो जर्मन मुस्तशरिक़ थी, और उन्होंने इकबाल के जावेद नामा को तर्जमा किया जर्मन ज़ुबान में। तो उनके बाद मगरिब में कोई ऐसा इकबाल शनास है नहीं जो जिसका तज़किरा किया जाए या जो बाकायदा तौर पर इकबाल की फ़िक्र को समझता हो। यानी हमारे यहाँ दरवाजे खुलते जा रहे हैं, अभी हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं इकबाल को, और अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना भी बाकी है। सर, हमारे नौजवान के लिए हमारे यहाँ जो इस वक्त माहौल चल रहा है, इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं मौजूदा हालात में, नौजवानों के लिए इकबाल का जो मैसेज था उस दौर में रेलेवेंट था, क्या आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस दौर में था? आज उससे ज़्यादा रेलेवेंट है। उस वक्त इतना रेलेवेंट नज़र नहीं आता था, लेकिन आज जो कुछ है वो बहुत रेलेवेंट है। ख़ास तौर पर उनकी जो जावेद नामा में जो आखिरी चैप्टर है, खिताब बनयाद नौ के उन्वान से फ़ारसी में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका तर्जमा करके और नई नस्ल के नौजवानों तक पहुंचाना चाहिए, उसका तर्जमा करके। और ये एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि इकबाल बुनियादी तौर पर, चाहे वो फ़लसफ़े से कनेक्टेड हो या वो इनफरादी तौर पर बात कर रहे हो, उनका बुनियादी हवाला इस्लाम और कुरान है। तो ये बात जो है
ये जहन में रखनी चाहिए। इकबाल कोई इससे बढ़कर और इससे अलग कोई चीज़ नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ कुरान में है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही कुछ है जो कलाम पाक में है। ये और इस बात पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है। ख़ास तौर पर खिताब बंदयाद नौ के उन्वान से, नस्ल नौ से जो खिताब किया है उसको बार बार देखना चाहिए, और ख़ास तौर पर नौजवानों के, मैं समझता हूँ कि ग्रेजुएट लेवल पर जो नौजवानों के निसाबात हैं उनमें शामिल करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल ठीक है। और सर, अगर हम इस कमेटी से मुताल्लिक आपसे जानना चाहें, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई, आप उसके मेंबर भी हैं, ज़रा ऑलरेडी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, जिस तरह से इकबाल को कनेक्ट करना, और आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि आज ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है। अब तक कमेटी ने क्या किया सर, अगर इस बारे में थोड़ा सा रहनुमाई कर सकें। मैं इस कमेटी में नया शामिल हुआ हूँ। मुझे मालूम नहीं कि कमेटी बज़ात खुद क्या कर रही है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि एक दो तकरीरें मैंने सुनी हैं, वो बहुत रेलेवेंट है, लेकिन वही असासी तसव्वुरात की बात है जो किताबों में लिखा जा रहा है। नई बात ज़रा कम सुनने में आती है। नई बात मैं ये कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने एक नई अखलाकियात की बुनियाद फराहम की है। खुद ही के तसव्वुर के हवाले से, खुद ही के इस्तेहकाम के हवाले से एक नई अखलाकियात फराहम की है, जिसमें अपनी ज़ात के अलावा दूसरों का एहतराम और दूसरों को बर्दाश्त करने का नज़रिया शामिल करना चाहिए या शामिल होना चाहिए। तो इस एतबार से मैं फिर कहूँगा कि जावेद नामा ने खिताब बंदयाद नौ को असल मतन भी और उसका तर्जमा भी, इसको शामिल करके नौजवानों में फैलाना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देखते हैं आजकल, जैसे आपने जिक्र किया कि अदम बर्दाश्त के रवैये जा बजा हमें नज़र आते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल अवेयरनेस नौजवानों में बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ एक अफरा तफरी का माहौल है। इकबाल का मैसेज क्या था? क्या नौजवानों को सियासत में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए? क्या उनको सियासत का हिस्सा बनना चाहिए? और अगर बने तो एतदाल पसंदी को कैसे अपने साथ रखें? अगर हिस्सा बने तो इकबाल के फ़िक्र को कैसे अपनाए। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, और नौजवानों को सियासत का शऊर तो होना चाहिए, सियासियात की तालीम तो देनी चाहिए, लेकिन अमली सियासत में चूँकि टकराव के और तजादात के, कंट्रडिक्शन के इम्कानात होते हैं, इसलिए इसमें एक महदूद पैराए में, महदूद पैमाने पर ही एक नौजवानों को सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त दे या उनको मौक़े फराहम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आज की इस नशिस्त के लिए और हमारी रहनुमाई करने के लिए, क्योंकि यही हमारी कोशिश है कि आप जैसी शख्सियात से हम सीख पाएँ। इकबाल को किस तरह से आज हमने कनेक्ट करना है इस दौर से, इस आज के नौजवान से, उस पर हम ये छोटी सी काविश कर रहे हैं PTV की तरफ से हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। अब आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे बच्चे से जो कि ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, स्केचिंग करता है, ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, और नन्हे फरहान कुछ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाहिद आफरीदी हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान हों, बहुत से और सितारे जिनको इन्होंने स्केच किया। और अगर मैं मोहम्मद रिजवान का जिक्र करूं तो मोहम्मद रिजवान ने तो ट्वीट भी की इनके हवाले से। और ये अमीर कतर के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं जो इन्होंने स्केच बनाया है, बड़ा खूबसूरत। और इसके अलावा ये अरशद शरीफ का स्केच, इसके अलावा कुछ लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, बिल्कुल, मोहम्मद अली सतपारा का स्केच, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का स्केच, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जिनके बड़े खूबसूरत स्केचेस बनाए हैं। फरहान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। फरहान अली, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जबरदस्त। गिलगित से इधर आए हुए हो? जी। वहाँ ठंड ज़्यादा है? जी ठंड ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा है। कब से सीखा? बचपन से शौक था मुझे। अभी तो बचपन ही चल रहा है। कितने साल के फरहान? 11 साल के। और कितने साल से स्केचिंग कर रहे हो? 2.5 साल हो गए तकरीबन। 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले ना जो हमने कुछ तो दिखाए भी थे आपको विजुअल्स, लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद, इनका ये स्केच कब बनाया था? ये तकरीबन 1 साल पहले बनाया था। ओके,
अच्छा, और कुछ आपने स्केचेस प्रेजेंट भी किए हैं किसी को? जी किए। किस किस को? यासीन मलिक साहब को किए, अरशद शरीफ उनकी फैमिली को भी किए, और मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया था और बहुत से लोगों को मैंने दिए। और मुलाकात भी हुई है मोहम्मद रिजवान से? उनकी नहीं, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अच्छा भाई, मोहम्मद रिजवान अगर आप देख रहे हैं, आपने इस बच्चे से जरूर मिलना है जिसका आपने स्केच रीट्वीट किया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक स्केच हमें दिखाया जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, लेकिन इसके अलावा और स्केचेस भी हमारे पास हैं। कुछ तो हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखाए भी हैं, लेकिन चूंकि साथ मौजूद तो मैं ज़रा साथ साथ पूछूंगा भी कि ये तो आपने बनाया 1 महीना पहले जी, और ये कब बनाया? ये तकरीबन 5-6 महीने पहले बनाए। 5-6 महीने। और कितना वक्त लगता है आपको एक स्केच बनाने में? तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। 5 दिन लग जाते हैं? 5 घंटे। 5 घंटे। अच्छा, एक स्केच में 5 घंटे लगते हैं। अमीर कतर 5 घंटे बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं पिक्चर दे दूंगा। अमीर कतर, ये देखिए, ये अच्छा, ये सबसे बड़ा स्केच आपने जो बनाया, इसमें भी 5 घंटे लगे थे? नहीं, इसमें तकरीबन 1 हफ्ते लग गए। इसमें हफ्ता लग गया था। अच्छा, क्या करते हैं? कोई पिक्चर सिलेक्ट करते हैं आपके, उस पिक्चर को देखकर स्केच करना, या कुछ काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स देखने के बाद एक खाका सा तैयार हो जाता है माइंड में और फिर आप तैयार करते हैं? पहले मैं इनके मतलब इनकी जो फेसबुक पेज होते हैं उन पर जाता हूँ, फिर वहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करके अब फिर बनाता हूँ। एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी का स्केच करते हैं। अगर बंदा सामने बैठा हो तो फिर उसको विजुअलाइज कर लेते हैं कि मैंने ऐसे स्केच बनाना है जी। और आंटी सामने बैठी हो, एक कोई आंटी देखें, छोटा बच्चा, अच्छा, उसकी तो आंटी हुई ना आप। हाँ, व्हाई नॉट। अच्छा, मुझे ये बताएं फरहान के अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, नॉर्मली मैंने देखा स्केचिंग के लिए जो भी आर्टिस्ट बैठे होते हैं वो पासपोर्ट साइज पिक्चर ऊपर लगाते हैं, उसे देख देख के स्केच बनाते जाते हैं। आप भी ऐसा कर लेते हैं? नहीं, अभी तक मैं ऐसे नहीं करती। ऐसा नहीं करती, लेकिन 2-3 पिक्चर देख के आप कर लेते हैं, आपको समझ आ जाता है कि किस तरह से बनाना है। सीखा कहाँ से? किसी से नहीं सीखे, बस बचपन से शौक है। गॉड गिफ्टेड? जी, गॉड गिफ्टेड। और पहले आपने सिर्फ पेंसिल से बनाया होगा, ये कलर्स पे अब आए हैं आप? पहले पेंसिल से बनाते थे, फिर कलर्स पे। ओके। और कितने स्केच टोटल बना चुके हैं अब तक? तकरीबन 50-60। और 50-60 आपके पास ही हैं सारे? नहीं, थोड़ी मतलब दे दिया, मतलब कौन कौन से जो दे दिए? यासीन मलिक साहब को दे दिया, अरशद शरीफ उनकी फैमिली को दी थी, और बहुत से लोगों को दी थी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मोहम्मद अली जिन्ना का भी स्केच बनाया था जी। वो कहाँ है? वो अभी घर में। वो घर पे है जी। तो अब वैसे गिलगित ही होते हैं जी, और छुट्टियों पे या वैसे यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं, बेसिकली तो मैं यहाँ पर रहता हूँ। 3 अच्छा। साल हो गए आके। अच्छा। किस क्लास में है? 6 क्लास में है। तो स्कूल के साथ यानी स्टडीज के साथ स्केचिंग आराम से टाइम मैनेज हो जाता है? सैटरडे संडे को लग जाते हैं। सिर्फ सैटरडे संडे? जी। क्या सोचते हैं, स्केचिंग करते करते एक एग्जीबिशन करना चाहेंगे? जी, मैं बड़ा होके यही सीखना चाहता हूँ। बड़े होके क्या? अभी हाँ, अभी एग्जीबिशन कर सकते हैं आप। जी, कर और सकता आपने अपने हर स्केच के साथ लिखा है फरहान मचलवी। मचलवी आपके गांव का नाम है? जी। इस गांव से मुतालिक तो कुछ बताएं हमें, नया सा नाम है। मचलू देखें, अभी गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, इसी तरह। तो मचलू मेरा गांव का नाम है, तो मैंने मचलू ही रखा है इसलिए। खुद से रखा या वहाँ कहा जाता है? मैं छुट्टियों में जाता हूँ। और आपके गांव की खास बात क्या है? वहाँ पर खास बात है कि फरहान वहाँ से इसके अलावा और भी खास बात है? हमारे जो देसी खाने होते हैं, प्रापू, खुरबा, अज़ुक, इतने मुश्किल नाम, ये कैसे बनते हैं? ये बस पुराने ज़माने से ये कोई गोश्त की डिशेस होती हैं, रोटी से बनते हैं, ये क्या होता है? ये हमारे खास डिशेस होते हैं। जब तक तुम इसको नहीं खिलाओगे, इसने नहीं मानना। नहीं तो कैसे पता चलेगा? कैसे बताएगी वो? कैसे? दोबारा नाम बताएं दोबारा। प्रापू, प्रापुर, खुरबा, कुरबा। नहीं, बारी बारी बताओ इसमें होता क्या है? हाँ, प्रापुर और कुरबा, पहले इन दो के बारे में बताओ, इसमें क्या होता है? खुरबा तो सुबह चाय नाश्ते पे खाते हैं, और प्रापू कभी कभी खाते हैं। प्रापू में होता क्या है? प्रापू बस दोपहर के खाने पे खाते हैं। मतलब वो रोटी जैसी चीज होती है, चावल जैसी चीज होती है, क्या होता है? वो ऑयल से पकाते हैं। मतलब ऑयल में क्या डालते हैं? सब्जी डालते हैं? सब्जी डालते हैं जी, सब्जी। अच्छा, सब्जी से बनता है। ओके, प्रापू। जी, प्रापू। डिफरेंट जब जाओ कहीं तो खा के आना। अच्छा, मैं तो वैसे भी नहीं छोड़ता, जब मैं कहीं जाऊँ तो मैं तो वहाँ के खाने लाजमी खाता हूँ। और ये तो 2 डिशेस होगी, और भी थी ना, आपने कुछ बताया था? और कहवा, चाय की तरह होता है। कहवा। ओके। और इसके अलावा? और पिंक कलर का जो चाय होता है हमारा, वो भी होती है। वो तो वैसे ही मशहूर है। वैसे हाँ, वो कश्मीर की मशहूर है, तो आपकी भी मशहूर होगी। जी। और वहाँ पे घूमने फिरने की भी जगह है कोई? जी, जगह बहुत वैसे तो वैसे खूबसूरत है जी। अगर कोई मेहमान आपके पास आए तो रुक सकता है जी। बस चलेंगे, आपका काम भी देखेंगे और घूमते फिरते और पुरबा भी खाएंगे। हाँ, पुरबा और प्रभु क्या? पुरबा
मछलू गांव का नाम है, हाँ। कुरमा खाने की चीज है। अच्छा, देखिए मिक्स हो जाते हैं बिकॉज ये हमारे लिए नई टर्म्स हैं, तो माजरत के साथ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन से नए स्केचेस हैं जो आप बना रहे हैं? अभी तो मैं जो जनरल आसिम उनका भी नया स्केच बना रहा हूँ। अच्छा जी। और ख्वाहिश होगी कि उनको पेश भी किया जी। जाए। और ये अमीर कतर का स्केच जो आपने बनाया, ज़रा सबसे बड़ा ये स्केच है जो आपने बनाया, उसमें आपको तकरीबन हफ्ता लग गया था। जी। तो इसके लिए क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या प्रेजेंट करें उनको? जी, मैं इनको प्रेजेंट करूँगा, एम्बेसी के ज़रिए मैं इनको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने कोई कांटेक्ट किया, एम्बेसी से बात हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, जब किसी को प्रेजेंट करना होता है तो फिर किस तरह आप कांटेक्ट करते हैं, कैसे रब्ता होता है? राब्ता तो लोग खुद करते हैं, उनको नजर आ जाते हैं। अच्छा। और ऐसे स्कूल में भी लोग फरमाइशें करते होंगे, रिश्तेदार वगैरह हमारा स्केच भी बना दो, जी, ऐसे कहते हैं। बहुत से लोग करते हैं। फिर बना देते हो, सबको खुश रखते हो या नहीं? नहीं, टाइम नहीं मिलता। और ये जो स्केच के अंदर ये जो मैं डिटेलिंग देख रही हूँ, ये फाइन लाइंस, किसी के चेहरे पे बाल बनाना या ये जो अंडर आई लाइनें होती है, कैसे बनाते हो इतनी डिटेल से? बस ये गॉड गिफ्टेड, मुझे खुद भी पता नहीं मैं कैसे बनाता हूँ, लेकिन बन जाता है बस। जी, मिक्स करके, कलर मिक्स अच्छा, नॉर्मली स्केच आर्टिस्ट कलर्स अवॉइड करते हैं, कलर्स थोड़े मुश्किल होते हैं हैंडल करने से, पेंसिल से बनाते हैं, तो उसमें कलर्स शामिल करना बाद में स्टार्ट किया? जी, पहले पेंसिल से बनाता हूँ, फिर उसके ऊपर कलर मिक्स करता हूँ। जी। ओके। कभी खराब भी हो जाता है? 4-5 दिन की मेहनत के बाद ओ हो ये तो कलर खराब हो गया, नया बनाओ। नहीं, कलर कभी कभी खराब नहीं, कभी कभी होती है। और कोई कांटेक्ट करे और कहे कि उसका स्केच बना दें तो फिर आप उसके चार्जेस लेते हैं? जी, मैं 2-3 दिन की चार्जेस लेती हूँ। वो क्या, ज़्यादा पैसे एवरेज पूछें हम तो अपनी मुनासिब तरफ से हैं। और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया जाता है आपको? नहीं, फेसबुक पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। फरहान मचलवी के नाम से पेज है आपका, वहाँ पे लोग कांटेक्ट करते हैं और फिर आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आज कोई कांटेक्ट करेगा तो कितने दिन में आप उसे देंगे ये? अगर A4 चार्ट का होगा तो मैं 3 दिन 2 दिन में बन जाएगा। फ्रेम भी ओके मिलेगा? फ्रेम करके देते हैं आप? जी, फ्रेम के अलग पैसे होते हैं, वो अलग चार्जेस होते हैं, बट आप सिलेक्ट करेंगे ना कि किस किस्म का फ्रेम। ऐसा होता है कि खवातीन जैसे शॉपिंग के लिए जाती हैं तो दुकान वाला कहता है बाजी आपके साथ तो कस्टमर वाली बात ही नहीं है, तो आप भी ऐसे किसी को कहती हो या आपके साथ कस्टमर वाली बात ही नहीं है? सबके साथ कस्टमर वाली बात ही है। जी, यही बात है। इसी को लेकर आगे चलना चाहोगे एज अ करियर? जी, इसी को, और मैं फाइटर बनाना चाहता हूँ, जेट फाइटर बनना चाहते हैं? जी, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं? हाँ भाई, ये तो बड़े आपके अच्छे अज़ाइम है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे ये बताएं, कभी टीचर्स से फेवर लिए है कि आपका स्केच बना दूंगा, छुट्टी दे दे, 2 के नंबर दे दे एक्स्ट्रा? जी, यही मैं कंप्यूटर की मैम जो है स्कूल के, उसको मैंने कहा कि मैं आपका स्केच बना लूंगा। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता गए, तुमने मेरा स्केच क्यों नहीं बनाया अब तक? फिर वो स्कूल से चले गए। लेकिन तुमने स्केच ना दिया? नहीं। क्यों ना दिया? क्योंकि उन्होंने फोटो सेंड नहीं की मुझे, फोटो सेंड नहीं किया। कसूर तो टीचर का हुआ फिर? हाँ, मैंने उनको कहा कि आप फोटो सेंड कर ले, फोटो सेंड ही नहीं की मैम ने। अच्छा, अम्मी अब्बू बहन भाई उनके भी स्केचेस बनाए हैं? जी, अभी तक नहीं। क्यों? भूल जाता हूँ। भूल जाते हैं? अच्छा, आपने जब पहला स्केच बनाया था, क्या याद है आपको? मैं तो जब भी मैंने कभी स्केच बनाने की कोशिश की, वो बंदे को देख के भी कार्टून बन जाता है। आपने पहली दफा ठीक बंदा बना लिया था जो बनाना चाह रहे थे? नहीं, बचपन में मैं ऐसे ही कार्टून बनाता था, फिर मैंने चीज़ों को देखना शुरू कर लिया, उनका फिर बनाया था। फिर अभी माशाल्लाह फिर मैं 2.5 साल हो गए, मेरे पेज खोल ली, फरहान मचलवी है, उसके नाम से फिर मैंने इसी तरह काम करना शुरू कर दिया। इस शौक के लिए ऐसे होता है खाना भी भूल जाओ, मतलब आपकी मम्मा आवाज़ें देती रही, खाना खा लो, ये काम कर लो? जी, मैं कहता हूँ मामा 2 मिनट रुके, मैं बस बना के जाता हूँ, फिर खाना ठंडा हो जाता है। और ये बड़े ख्याल से रखते हैं घर पे इन सारे स्केचेस को? जी। और जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का स्केच आपने इतना खूबसूरत बनाया है, ये आप चाहेंगे कि किसी को प्रेजेंट करें, बिलाल भुट्टो साहब को या किसी को? जी, मैं इनको प्रेजेंट करना चाहूँगा। करना चाहेंगे उनको प्रेजेंट? आप उनको ट्विटर पे टैग करते? हाँ, तो बिलाल भुट्टो साहब जरूर आपसे ही लेंगे। इंशाल्लाह वो जरूर इसको रीट्वीट भी करेंगे और मे बी वो रिसीव भी कर सकें अगर मुलाकात होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फरहान, आप आए यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। देखें जी कि हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं ये, हम कोशिश करते हैं कि अपने टैलेंटेड बच्चे आपके सामने लेकर, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में या किसी ऐसे बच्चे को आप जानते हैं जिसमें ये टैलेंट छुपा है, वो टैलेंट किसी किस्म का हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो म्यूज़िक का हो सकता है, वो स्केच का हो सकता है, एज एन आर्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा वो बच्चा हो सकता है, फ्रीलांसर हो सकता है वो बच्चा, तो किसी भी डोमेन में अगर वो काम करे, बहुत अच्छा काम करे, तो आप जरूर हमसे कनेक्ट कराइएगा उसको। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे इस्लामाबाद के सिग्नल्स जो कि हो रहे हैं जदीद। स्टे ट्यून।
अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। आई एम डॉक्टर खुर्रम दिलनवाज। तू क्यों अपनी जिंदगी खत्म करे? तू उनको क्यों ना खत्म करे जो तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं? यू सेट मी अप। तुमने खेल खेला मेरे साथ, सबकी खुशियां खा गई, सबको अंधेरों में धकेल दिया तुमने। गालिब और गालिब की शायरी, क्या वो आने वाले दिनों का नकीब है? गालिब की नुदरत यही है कि उनके यहाँ इस कायनात को समझने की और इसके अंदर आइंदा जो आने वाले दिन थे उनकी चाप को सुन लेने की सलाहियत मौजूद थी। क्या उर्दू आज भी गालिब के लहजे में बोलती है? इकबाल ने उनके बारे में कहा है, सोच की परवाज़ कहाँ तक हो सकती है ये गालिब के कलाम से पता चलता है। ये पत्थर नहीं पड़ा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे इस्लामाबाद के सिग्नल्स की कि जहां पर अब आपको तवील इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चूंकि इस तरह से इसको जदीद किया जा रहा है कि जहां पर ट्रैफिक का दबाव देखा जाएगा, जहां पर ज़्यादा गाड़ियों की कतार देखी जाएगी, वहां पर ट्रैफिक उसके अकॉर्डिंगली अमल करेगा। इस हवाले से नस्ट का इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पर एक स्टार्टअप है इन लाइट्स, उन्होंने CDA के इश्तराक से इस पर काम शुरू कर दिया है। ये सारा जो प्रोसेस है इसमें कितना वक्त लगेगा इस पर भी बात करेंगे, और ये किस तरह से जदीद किया जा रहा है, कैसे इस कंपनी ने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं, एग्जैक्टली काम किस तरीके से होता है, सब पर बात करेंगे। CEO ऑफ दैट स्टार्टअप मोहम्मद अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, थोड़ा सा बताएं, 2 महीने पहले आपने डेमोन्स्ट्रेशन की थी एक सिग्नल पर, इसकी कैसे ख्याल आया, कैसे इस पर काम हुआ, किसी और मुल्क को पढ़ा, उसको स्टडी किया, इम्प्लीमेंट किया, क्या किया? जो भी ड्राइवर है इस वक्त जिसने रोड पर ट्रैवल किया हुआ, उसने प्रॉब्लम ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी कि आप रोड पर खड़े होते हैं, आपको रेड लाइट दी और ग्रीन लाइट एक ऐसी रोड को दी गई है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती। इसलिए क्यों है? क्योंकि सिस्टम को पता नहीं वहाँ पे ट्रैफिक कितना, और एक सिग्नल पे आपको 2 बार रुकना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये दूसरी प्रॉब्लम, ये आपने भी अगर ड्राइव करती हैं तो फेस की होगी, और हम सब करते हैं। लेकिन इशू ये था, हम कहते थे गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही, कोई क्यों नहीं कुछ आगे कर रहा। हमने सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया, मेरी टीम ने, कि ये प्रॉब्लम हमने खुद सॉल्व करनी है। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम जब तो खुद नहीं करेंगे तो बोलते रहेंगे दूसरे को तो नहीं होगा। ये मॉडल कहीं से अडॉप्ट किया?
ये बहुत बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, इनमें लगा चुके हैं, पहले डेवलप कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी कोशिशें बहुत हो चुकी हैं, सीडी ने भी किया हुआ है, लाहौर में भी हो चुका है, लेकिन वो जो उनका मॉडल है बहुत सिस्टम जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारा जो मेन एम है टेक्नोलॉजी को फिजिबल बनाना कि आप रोड्स पे जाके लगा सकें, क्योंकि अगर 50 लाख रुपए कंट्रोलर मिल रहा है, आप रोड्स पे फ्रैंकली नहीं लगा सकते आके। तो मेन एम ये था, और जो जिस वजह से हम कामयाब हुए उसकी मेन वजह जो इनिशिएटिव थी और जो परसिवरेंस थी कि हम 1 साल से इस पर लगे हुए हैं। और आज हमने पिछले महीने CDA के साथ कोलैबोरेशन में F6 का प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अच्छा। और उसके बाद अब हम 9th एवेन्यू पे 4 सिग्नल्स एक साथ चला रहे हैं। अभी काम शुरू कर दिया। ये सिस्टम है क्या, थोड़ा इसको इलैबोरेट करें। ओके, सो हम कैमराज यूज़ करते हैं, आम सिक्योरिटी कैमराज हैं जो कि ऑफ द शेल्फ अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उनमें सॉफ्टवेयर लगा के एक हमारा कंट्रोलर होता है वहाँ पे, वो गाड़ियाँ डिटेक्ट करता है कि कितनी नंबर ऑफ कार्स हैं, फिर एक प्रेडिक्शन होती है कितनी देर में गाड़ियाँ गुजर जाएंगी, उतना टाइम एलोकेट कर देते हैं हम उस रोड को। ये एक फ़ीचर है। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फ़ीचर है, जो कि जब सामने आएगा तो मेरा ख्याल उसका एक अलग ही वो होगा कि एम्बुलेंसेज जो होती हैं वो उनको अक्सर रेड लाइट दे के रोक देते हैं, फिर वो 5 मिनट उनके 2 मिनट ज़ाया होते हैं वहाँ पे। तो इसमें होगा कि जब एम्बुलेंस एक रूट लगा देगी कि मैंने यहाँ से पेशेंट को लेके जाना है, उसके पहुँचने से पहले सिग्नल ग्रीन हो जाएगा उस एम्बुलेंस के लिए। अगर एम्बुलेंस वो रूट कैसे लगाएगी एम्बुलेंस के फ़ोन में, जो ड्राइवर के पास फ़ोन में एक ऐप होगी हमारी, उसकी ऐप होगी। हाँ, उसके GPS कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करेंगे। और आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ड्राइवर, एम्बुलेंस के ड्राइवर से आपको सब सिग्नल्स ग्रीन मिलेंगे। जिस तरह कोई VIP रूट में नहीं जाते, सारे सिग्नल्स के लिए खुले होते हैं, उस तरह एम्बुलेंस बेसिकली VIP है हमारी। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा? इनलाइट्स की एप्लीकेशन होगी, बन चुकी है ITS। ये प्रोडक्शन में नहीं आई अभी, लेकिन डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये तमाम एम्बुलेंस वाले इसको इंस्टॉल करेंगे, उनको दी जाएगी उनके दायरे की तरफ से। ऐसे ओपनली ईडी हो, वो चाहे किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस हो, वो प्राइवेट हो, जिस भी लेवल की एम्बुलेंस, वो रजिस्टर होंगे अपने कमिश्नर ऑफिस के साथ, वो सारा प्रोसेस होगा। पेड होगी ये? नहीं, ये जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा एक ऑफिशियल टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, लाइक पेड होगी। ये इसके ऊपर हम अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टर्म्स डिस्कस होनी है, अभी डिस्कस होंगे, बट एनीवेज ये एप्लीकेशन होगी और वो उनको फायदा होगा। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर घर से G11 से एम्बुलेंस निकले, उसने PIMS की तरफ पहुंचना है और उसने वो एप्लीकेशन में डाल दिया, तो आप उसको GPS से कोऑर्डिनेशन होगी और आपको मालूम होगा अच्छा इसने गुजरना है अब यहाँ से, इसने तो यहाँ पे तमाम सिग्नल्स इसको ग्रीन मिलते चले जाएंगे। हमारे पूरे सिस्टम को पता होगा कि एम्बुलेंस कहाँ से गुजर रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। कुछ रोड्स पे तो ऑलरेडी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे भी कैमरास इंस्टॉल्ड नहीं है। वहाँ पे क्या पहले कैमरास इंस्टॉल होंगे, उसके बाद इसको सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, क्या होगा? हाँ, ऐसे होगा। हम सारे कैमरास की इंस्टॉलेशन इस सिस्टम से बाकी जो पहले से लगे हैं उनसे अलग होगी, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए लगे हैं। वो सिर्फ इस्लामाबाद वाले कैमरे इस्तेमाल नहीं होंगे। एग्जैक्टली, उसका मकसद ही हो रहा है सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, सेफ्टी। ये इसका मकसद एक्चुएशन है, स्मार्ट ट्रैफिक। ये इनके फीचर्स डिफरेंट होंगे। बिल्कुल। ओके, उसके बाद कैमरास लग गए, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर का, और उसकी जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं कि ताकि कंप्यूटर एक साउंड डिसीजन ले सके, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको बस एक दफ़ा ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए, फिर आप इसको एक हफ्ते में एक सिग्नल, बल्कि 2-3 दिन में भी कर सकते हैं। अच्छा। यू कैन स्केल इट लाइक 1 साल में 2-3 शहर इकट्ठे कर सकते हैं। और ये जो हमारे मौजूदा सिग्नल्स हैं, क्या इसके साथ हम उस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं उन्हीं जगहों पे कैमरास लगा के कॉस्ट कटिंग के लिए? हाँ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट्स, पोल्स, वायरिंग एग्जिस्टिंग यूज़ करेंगे ताकि एडिशनल कॉस्ट ना बेयर करने पड़े CDA को। कॉस्ट क्या आ रही है वैसे इस्लामाबाद के हद तक? अगेन ये भी अभी टर्म्स में और मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो ओरिजिनल पहले पायलट्स हुए, टेस्ट हुए बाहर के सिस्टम लगा के, उनसे हम 1/3 या 1/4 पे हैं, यानी वो हमसे 4 गुना महंगे। अगर इसमें सिर्फ एक चौराहे का पूछ लूँ, वहाँ पर क्या कॉस्ट क्या आती है? अगेन स्टिल हम प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोटोटाइप है, तो बट आई कैन अश्योर यू कि उससे कॉस्ट 4 टाइम्स कम है, जो कि एग्जिस्टिंग है, इंपोर्टेड ऑप्शन हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में तो लोग ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में बनाई नहीं गई। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? फ्रैंकली जो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ है, आप जो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, ये 2-3 महीने में प्रोटोटाइप इसका बना सकते हैं। तो एक्चुअल जिसमें मेहनत बहुत लगी वो वही जो स्टार्टअप और जो बिज़नेस साइड होती है, मार्केटिंग, कि आपने किसी को कन्विंस करना है कि ये बच्चे काम कर लेंगे ये, और उसमें 2 स्टेक होल्डर्स हैं, NAST और CDA, और इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, कोलैबोरेट किया। जो आप सारी डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं CDA कोलैबोरेशन से भी थी, और अब CDA ने अगर आपके साथ कोलैबोरेट करना है, दे वोंट डू दैट विदाउट एनी रीजन। उनको चीज़ में, सिस्टम में कुछ नजर आएगा तो नजर आना चाहिए। आपकी टीम में कितने लोग थे आपके साथ? टीम में 8 से 10 लोग हैं, जिनमें से
पाँच छः टेक्निकल साइड के और दूसरे नॉन टेक्निकल भी में मार्केट, जिसमें वीडियो और नॉन टेक्निकल का रोल क्या था उसमें? इस तरह वीडियो देख रहे हैं, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है उसकी, और उसकी ज़रा मेकिंग एंड एवरीथिंग, रीच आउट करना, प्रेजेंटेशंस देना। आप लोग यू डन विद द डिग्रीज? मैं फाइनल ईयर में हूँ, हम 90% टीम था फाइनल ईयर में। अच्छा, और साथ ही नस्ट ने आपको एक स्पेस दे दी? हाँ, NSTP एक इनिशिएटिव है, 2019 में शुरू हुआ था, जिसका काफ़ी लोगों को नहीं पता। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, मेरा ख्याल है कि इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वही पार्क है जहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इदारे भी मौजूद हैं, कंपनीज भी मौजूद हैं, और वो एज ए मेंटोर्स भी काम करते हैं, जो कि एक इस्लामाबाद का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, टैक्स फ्री जोन है कि वो आ सकते हैं और काम कर सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज। ये वाकई आपने सही कहा, लोगों को और ये उसका रिजल्ट है, ये उसका रिजल्ट है। वंडरफुल। और इसमें अगर हम ये आपसे पूछे, कितने और स्टार्टअप्स वहाँ पर हैं NSTP में? मेरे साथ जिस इंक्यूबेशन प्रोग्राम से जो गुजरे हैं वो 8 से 10 और भी हैं। अच्छा। इसमें से एक बेंडक्रीट, वो कंक्रीट पे काम कर रहे हैं, कुछ गेम्स बनाने पे काम, बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। और अगर कुछ मेरे उम्र के लोग देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड सबको कि आपके पास आइडिया, आपको जहन में, अक्सर बच्चों के जहन में आता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी में नहीं है, मैं छोटा सा हूँ, कैसे करूँगा ना। हाँ। आइडिया, आप आइडिया लेके इधर आ जाएं, they'll help you out। उसके बाद नस्ट कैसे फैसिलिटेट करेगा किसी भी आइडिया के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कनेक्शंस, मतलब नस्ट हैव कनेक्शंस। आपको जैसे ट्रैफिक लाइट्स है, आपको बताना कि यार आप इस तरह कर सकते हो, आपको ऑप्शंस दे देना, ये चीज़ें करो, फिर आपको प्रेजेंट करने में हेल्प करना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेस देना काम करने में। यानी उंगली पकड़ के चलाया जाता है एग्जैक्टली, लेकिन आपको उंगली पकड़ने के लिए तैयार होना चाहिए पहले। हाँ, मतलब आपके पास आइडिया हो, प्रिपरेशन हो, और उसके बाद आपको वो चलाएंगे। आपको एक स्पेस दे दी गई है, आपकी इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, समझे, आपको ऑफिस मिल गया बैठे बिठाए इस्लामाबाद के सेंटर में, आपने सिर्फ अपने आइडिया को पिच करना है, मेंटोर्स भी होंगे, उस आइडिया को पॉलिश करने वाले भी होंगे, फंड करने वाले भी होंगे, जैसे CD ने आपको इसमें फ़ंड किया, और इसमें आप सहूलत के साथ फिर अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। क्या लगता है आपको अगले कितने महीनों में आप ये मुकम्मल कर पाएंगे इस्लामाबाद की हद तक, या मेन आर्टरीज ऑफ इस्लामाबाद की हद तक? अगर सारा कुछ प्लान से गया तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर पूरे इस्लामाबाद में सिस्टम डिप्लॉयड होगा। आप एम्बुलेंसेज जाते हुए देखेंगे, एम्बुलेंस अब जा रही है, उस जंक्शन पे अनाउंसमेंट हो रही होगी कि यहाँ से एम्बुलेंस गुजरने लगी है, तो लोग वायलेट ना करें, एम्बुलेंस से गुजर दें। उसके बाद ये आपको चीज़ें नजर आएंगी इंशाल्लाह अगले साल। ओके, अब इसमें मुझे बताएं कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए इस सिस्टम किस तरह फैसिलिटेट करेगा? जो पोल देख रहे हैं आप, इसके ऊपर एक बटन लगा होगा, उसके सामने पेडिस्ट्रियन के लिए लाइट लगी होगी। अच्छा। कि जब बटन दबाएगा, सिस्टम विल इंश्योर कि वहाँ से गाड़ियाँ ना गुजरें, उसका टाइम दे दिया जाएगा, और जब वो लाइट ग्रीन होगी तो पेडिस्ट्रियन वहाँ से आराम से गुजर सकते हैं। जस्ट लाइक एनी डेवलपमेंट। तो आवाम मिसयूज शुरू कर देगी, हर कोई बटन दबा खड़ा हो जाएगा, इन्हें रोड क्रॉस करनी है, स्पेशली मेन रोड्स पे, हाईवेज वगैरह पे। अगर बटन दबा के भाग जाए वो, तो अब एक सिविल, एक सॉर्ट ऑफ जो लिटरेसी का, एक सिविक सेंस का इशू तो है ना, वो तो चलाएंगे, साथ साथ हमें लिटरेसी एजुकेशन एक बंदा खड़ा होना चाहिए इसकी हिफाजत के लिए, बटन की हिफाजत के लिए। पर क्या इस सिस्टम के बाद ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स की मौजूदगी की जरूरत नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स जरूरी है, क्योंकि वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी तो करवानी है। इसकी जो ट्रैफिक की जो वर्क फोर्स है ट्रैफिक पुलिस की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली इंसान की ज़रूरत होती है उस वर्क फोर्स को किसी अच्छे काम में अभी जाके वार्डन बीच में खड़ा होकर इशारे कर रहा होता है, मैन पावर को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, पेट्रोलिंग, लेकिन हाँ, वायलेशंस के लिए तो उनका वहाँ पे होना जरूरी है। जहाँ 3 लोग थे वहाँ शायद एक की जरूरत हो। हाँ, वायलेशन के लिए भी कैमरास देख रहे हैं, यू कैन सेंड हिम टिकट घर में चलान, उसका एड्रेस पे, वो भी मैं कैमरा नहीं देख रहा, देख बंदा ही रहा है। नहीं सलमा, इस केस में कैमरा देख रहा होगा। लेकिन एक और भी यहाँ पे हर्डल आ रही है कि जिन लोगों की गाड़ियाँ अपने नाम पे नहीं है, क्या बहुत शरारती हो रही है इस वक्त, ऐसा कोई चक्कर नहीं आपने करना। और जिनका एड्रेस चेंज है और जिनके अपने नाम पे नहीं है, दोनों किसी और शहर से आए हैं, किसी और शहर से आए। काफी तरीके हैं इसके, वो लाइक टोकन फाइल, गाड़ी के टैक्स टोकन होते हैं, उसमें निकाल लेते हैं, वो गवर्नमेंट नोज ये सारा कुछ। वो अगर आप पाकिस्तानी है तो वो आपसे बड़े पाकिस्तानी है, फिर वो निकाल लेते हैं कोई ना कोई चक्कर। लेकिन हाँ, अभी तो फिलहाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसे हो रहा है कि वो कांस्टेबल खड़ा होता है, वो देखता है अच्छा वायलेशन हो गया तो बस नोट कर लिया उसने, और गाड़ी का नंबर, और फिर उसके थ्रू उसके बाद आप गए, आपके घर पर्ची पहुंच जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा आपको कि भाईजान चालान हो गया। अब चाहे वो सीट बेल्ट का हो, चाहे वो फोन यूजेज का हो। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे चालान बहुत ही, मैं कहूँगा कि उसकी अमाउंट बहुत कम है, लाइक 500, 1000। अब अगर दुबई की बात करें या और मुल्कों की बात करें, वहाँ लाख रुपए तक चलान होता है, फिर बंदा कहता है उनमें वायलेशन नहीं करना। और ये जैसे भी इन्होंने जिक्र किया है ना
बेसिक सिविक सेंस का हर्डल ये आती है, बाइक वाले को नहीं पता उसने कहाँ किस लेन में बाइक रहना है। चलानी है, बड़ी गाड़ी वाले को नहीं पता कि उसने किस लाइन में रहना है, किस लेन में रहना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली बड़े रोड्स पे। इवन ब्रिज बन गए हैं पैदल क्रॉस करने के लिए भी, बाइक वालों के लिए भी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ब्रिज होगा, यहाँ से बंदा सड़क क्रॉस कर रहा होगा, हाईवे पूरी की पूरी। घुटनों में दर्द होती है, वो कहते हैं चढ़ना पड़ेगा ऊपर ब्रिज को ना, ये मसला होता है। लेकिन देखिए आप अपनी जिंदगी भी रिस्क में डालते हैं। कोई गाड़ी वाला बेचारा स्पीड में नहीं कंट्रोल हुई, बंदा मारा गया, उसके बाद उसने मजलूम बन जाना है जो क्रॉस कर रहा था, गाड़ी वाले की आ गई शामत, चाहे वो कोई भी हो सकता है। यहाँ कोई बस अल्लाह सबको महफूज रखे। अब वी मस्ट से दैट अगेन। अच्छा, थोड़ा सा इस सिस्टम से मुतालिक मैं जाऊँगा, कोई चीज़ मिस तो नहीं की हमने? नहीं, सिस्टम में हमने थोड़ा सा इसकी जो सेंट्रल कंट्रोल रूम भी होगा कि आपको बजाय कि हर अभी क्या होता है, अगर रूट लगना हो कहीं पे, रश का पीक आ जाए, धरना शरना, तो वहाँ पे वार्डन्स पहुँचाने पड़ते हैं और उस टाइम ऑल्टर करने के लिए ना। ठीक है, ये काम फिर एक कंट्रोल रूम में बैठ के हो जाया करेगा, वहाँ से मॉनिटरिंग भी हो जाएगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। कंट्रोल रूम आप अपने पास रखेंगे उधर ही? हाँ नहीं, ये सेफ सिटी या सीडीए के साथ पास होगा, उनके पास होगा। अच्छा अहमद, आपने इस आइडिया का इंतखाब क्यों किया? जिंदगी में मुश्किलात और भी बहुत सारी होती है, क्या ट्रैफिक आपको लगा कि ये इस पे सबसे पहले काम होना चाहिए? क्या आइडिया? मेरे पास आइडियाज़ बहुत आते रहते हैं, लेकिन मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि बजाय कि मैं कभी सोचूं उस पर काम करूं, फिर किसी पे भी अल्टीमेटली किसी पे भी ना करूं, उससे बेहतर है जो आ रहा है छोटी सामने जो चीज़ आ गई है मेरे, वेरी नाइस, करके शुरू कर दें अल्लाह का नाम लेके, और कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। और भी चीज़ें पाइपलाइन में हैं आपकी? हाँ, और भी बहुत से चीज़ें तो एम्बिशियस सी हैं। नहीं बेटा, कोई प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो? आई एम वर्किंग ऑन ईवी, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, हर प्लान है उस पर काम करने का। वो क्या है? आपकी जो बाइक्स हैं, अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक्स बना जैसे इजी बाइक्स हैं। हाँ, इजी बाइक बिल्कुल, लेकिन एक मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप बाइक्स बना के लोगों को बेच दें, और उनकी बैटरी हैं, वो बैटरीज, क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं, जब आप बैटरी की प्राइस उनसे लेते हो ना, वो डबल हो जाता है आम मोटरसाइकिल। व्हाट यू कैन डू इज उस बैटरी को आप स्वापेबल कर दो। आप नेस्ले की किसी ने बोतल ली हो ना, जो बड़ी वाली होती है वो 20 लीटर की, व्हाट यू डू इज बोतल देते हो उनको, पानी वापस वो बोतल खाली वापस देके आप बाइक को भी वैसे बना सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सा मॉडल है। ये सुन के अच्छा लग रहा है। अगर और बताएं इस पे कि क्या होगा? बाइक आप दे देंगे, बैटरी देंगे, नहीं बैटरी ले, चार्ज बैटरी वापस ले लेंगे। और बैटरी कंपनी की है, तो आपको जब बाइक परचेज करने बैटरी की कॉस्ट उसमें नहीं देनी, एक छोटा सा बेसिक सिक्योरिटी आप जल्दी करें ना इस पे काम। ये तो वज़ीर आज़म साहब को मिशन भी है और विजन भी है कि हमने अपने जो मोटरसाइकिल्स और रिक्शाज हैं स्पेशली, उनको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक बाइक्स पर। और इफ नॉट रॉन्ग 20-22 कंपनीज ऐसी जिनको लाइसेंस जारी कर दिया गया है कि वो इस पर काम करें। कल बिकॉज ये जो कॉस्ट कटिंग से मुतालिक बड़ा अहम इजलास हुआ था वफाकी काबीना का, और उसमें डिसाइड हुआ कि जो बाइक्स हैं इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसे नौजवान इन आइडियाज़ के साथ आगे आ रहे हैं, जिसको पिच किया जा रहा है, तो फॉर श्योर गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट विद देम, नास्ट के साथ, एनएसटीपी के साथ, ताकि ये और बेहतर तौर पे कर सकें। इस तरह बैटरीज वाला जो काम है वो तो आसान होगा। आप तो बेसिकली आवाम की खिदमत करने के मिशन पर हैं कि पैसे कम देने पड़ेंगे उनको। हाँ बिल्कुल, आम बाइक से सस्ती बाइक बनेगी, तो तकरीबन हाफ प्राइस हो जाएगी। तो वो बैटरी जो देंगे उसकी कुछ तो आप सिक्योरिटी पेमेंट आप कह लें, सिक्योरिटी पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट नहीं होगी। लेकिन बैटरी जब आपकी खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो आपके काम भी नहीं रहती वो। हाँ, लेकिन जो थ्रू आउट द साइकिल उसने अर्निंग कर ली अपने, वो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो उसका जो बेनिफिट ज़्यादा ही होगा। अच्छा, जिसने अगर उसने 1000 साइकिल्स कर ली हैं और वो हमने उसको चार्ज करके दिए हैं, तो कंपनी कैन मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अच्छा, ये जो आइडिया आपका ये जो सिग्नल वाला था प्रोजेक्ट, इसको इनिशिएट करने से लेके एग्जीक्यूशन के मरहले तक लाने में कितना वक्त लगा? एक जो क्यूरियोसिटी प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप कहते हैं आइडिया आता है, वो हुआ था आज से 18 महीने 20 महीने पहले, तो जिसमें मैंने रिसर्च शुरू कर दी थी। और एक्चुअल जो फिर स्टार्टअप बन गया है एनएसटीपी एंड ऑल दैट, वो हुआ था इस साल के शुरू में, तो 1 साल आप कह सकते हैं इस स्टेज तक आने में। और इसके साथ साथ जो एक्चुअल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, वो एक तो ये है, इसके साथ साथ मेरे जो साथ दोस्त हैं, लोग हैं, मेरे से जूनियर्स हैं, उनको इनकरेज करने पे काम कर रहा हूँ कि वो और भी इस तरह के आके आइडियाज़ लेकर आएँ, उसको पिच करें और उस पर काम करें। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि किसी और शहर पर भी आप तवज्जो दे रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, किसी और सूबे की गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वहाँ भी इम्प्लीमेंट करें? हमारी बात इसी गिलगित की गवर्नमेंट से, उनके एक ऑफिसर ने हमसे कांटेक्ट किया था। कराची में कुछ एक कंपनी काम कर रही थी, उन्होंने कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे जो अपने रडार पे रावलपिंडी है नेक्स्ट एंड लाहौर है। अच्छा, तो स्टार्टेड विद इस्लामाबाद, नेक्स्ट इज रावलपिंडी, थर्ड वन इज लाहौर, उसके बाद देखेंगे कि गिलगित जाना है या कराची जाना है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, गिलगित से भी कांटेक्ट है कि गिलगित में भी ट्रैफिक का मसला है। उन्होंने किया है, तो मेरा ख्याल है होगा।
हाँ। और वो लाइक एक आपके जहन में ये भी होती है एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया मुल्क में तो अपने डिस्ट्रिक्ट फायदा हासिल किया जाए, फायदा हासिल किया जल्द से जल्द। आपको अब इस प्लान की मुकम्मल एग्जीक्यूशन जब हमें हर रोड पे ये जदीद सिग्नल्स नजर आएंगे, इसमें कितना वक्त आपको नजर आ रहा है? 1 साल अगर कोई हर्डल ना आई तो बहुत पॉसिबल हर्डल्स स्टार्टअप्स में व्हाट यू डूइंग सुबह से शाम तक इज फाइटिंग हर्डल्स। वो फाइल साइन नहीं हो रही है, बंदा नहीं आया, पैसे नहीं आए, ये नहीं हुआ, सुबह से शाम तक ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज। एग्जैक्टली ये आप सुबह से शाम तक कर रहे होते हो। और अगर ये ज़्यादा और यही फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो गवर्नमेंट देख रही है, सीडीए देख रही है। ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं है, कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी थी, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ली जा सकती है, गवर्नमेंट की भी है। शुरू से अब तक एक ट्रायंगल सा बना हुआ नस्ट, मैं और सीडीए जिस पे हम मिल के काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पैसे भी, रिसोर्सेज भी। अब जैसे नस्ट का रिसोर्स और सीडीए का रिसोर्स यूज़ करके ये इंस्टॉलेशन वगैरह हमने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए, तो वो पैसे भी मेरे बच के इस तरह ये कोलैबोरेटिव वर्क है बेसिकली। ओके, और मिलकर ही काम करें तो फ़ायदा भी होता है। अच्छा, इसमें जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं क्या वजह होती है? इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आते हैं हमारे सामने, प्रोजेक्ट भी अच्छा होता है उनका, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्यों? एक बहुत प्राइमरी मसला बच्चों में इटसेल्फ मेरे ख्याल में होता है कि दे सीक मोटिवेशन या रिकग्निशन बाहर से, और अंदर की परसिस्टेंस नहीं होती बच्चों में कि जब तक आप किसी स्टार्टअप पे ये काम नहीं करोगे ना, सोच के सुबह उठ के आप जेहन में जाओ कि मैंने ये काम अल्टीमेटली अचीव करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ना कि मुझे बॉस ने बुलाया, या ना कि मैं शायद पैसे मिल जाए मुझे, या ना कि मुझे रिकग्निशन मिले। तो जब तक आप इसलिए नहीं करते, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैंने कंपनी बनानी है, तब तक वो नहीं करता। मैं अक्सर ये देखता हूँ लोगों में कि वो इसलिए काम कर रहे होते हैं कि यार क्विक मनी सॉर्ट ऑफ चीज़ है ना ये। और एक और When it doesn't make चीज़ quick होती money, है माइंड में कि जब भी आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अल्टीमेट गोल ये होता है कि नौकरी करनी है, जॉब करनी है। स्टार्टअप्स की तरफ कम लोग आते हैं, बिजनेस की तरफ कम रिस्क लगता है ना वो। हाँ। और वो यही वजह है कि जब आप इसलिए क्विक मनी के लिए आ रहे हो इसके लिए, और जब क्विक मनी आपको नहीं मिलेगा, 1 साल लग गया, मेरा 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, आपको इसमें तो है नहीं तो आप छोड़ दोगे, तो यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और आई थिंक करीम जो ऐप है, उनके फाउंडर ने बोला था कि स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द सोल्यूशन टू पाकिस्तान की पॉवर्टी ना, क्योंकि जितने पैसे ये यहाँ पे आधी पॉपुलेशन 30 से नीचे है, और अगर आप हर दूसरा बंदा भी कुछ ना कुछ करने का सोचे, यू आर मेकिंग जॉब्स, और अगर पॉसिबली एक्सपोर्ट कर रहे हो चीज़, यू आर ब्रिंगिंग इन डॉलर्स, तो आपको जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। तो अगर आप इमेजिन करें स्टार्टअप्स अगर हर दूसरा यंग बच्चा खोलना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे, तो कहाँ से कहाँ तक बात जा सकती है। लेकिन जा नहीं रही, चूँकि ज़ाहिर रिकग्निशन का भी इशू है, फिर जो आपने एक हर्डल की बात की, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वो भी आती हैं, तो इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें, समटाइम्स NOCs के बड़े इशू होते हैं, अगर वन विंडो सोल्यूशन हो जाए, और इस पर अगर बात आजकल चूँकि हो भी रही है, तो चीज़ें वैसे भी आसानी की तरफ जाती हैं। जिस तरह आपने कहा ना कि अच्छा ये ऑफिसर नहीं है जी, वो फाइल साइन नहीं हुई, तो फिर फाइल नहीं हुई हो जाता है। कोई बात नहीं, मेरा भी कभी-कभी फोटोशूट शोतोफूट हो जाता है, तो फाइल साइन नहीं हुई, ऐसे हर्डल्स जो है वो हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर मोटिवेशन लेवल ड्रॉप हो जाता है आपका। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन फिर आगे से जो एक पुशिंग एंड, एक पुलिंग एंड भी है कि परसीव करना। आपके जो इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ बंदा, जो एक स्टेटस से बैठा हुआ है, जिसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अगर 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है स्टार्टअप है जिसको 20 साल का बच्चा चला रहा है, दूसरी साइड पे एक कंपनी है जो कि 25 साल पुरानी कंपनी है। अगर वो चूज़ करता है स्टार्टअप को, तो अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रहा है इसको अप्रिशिएट करने में, उसको इनकरेज करने में। तो ये हमारे यहाँ सोचना कि यार ये क्या बच्चे ही हैं और क्या कर लेंगे, ये अहमद बच्चों वाला क्या माइंडसेट है कि ये तो बच्चा है, इसको तो नहीं पता, ये बाबा जी हैं, ये एक्सपीरियंस होगा। ये जब चेंज हो जाएगा ना ये चीज़, तो फिर आपको स्टार्टअप्स नजर आएंगे ऐसे। आपने फेस किया ये शुरू में, जब मेरे पास प्रोडक्ट रेडी नहीं था, लेकिन वंस आई शोड देम कि ये देखो ये लग गया, चल रहा है, एकदम से सारा कुछ ऐसे फ्लिप होना शुरू हो गया ना, नफ्स की तरफ से भी, उस तरफ से। किसी ने ये नहीं कहा ये कल का बच्चा है, इसने क्या करना है? बहुत शुरू में ऐसे सुनी थी बातें, लेकिन बहुत पुरानी हो गई, तो जाने देते हैं। चलें, ये अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे जी। बहुत शुक्रिया अहमद, साथ मौजूद थे आप, और बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो कि आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी और 1 साल में इस्लामाबाद में इंप्लीमेंट हो जाएगा, दैन रावलपिंडी, दैन लाहौर, फिर इस तरह बाकी बड़े शहरों से पहले ज़ाहिर है, और फिर पूरे पाकिस्तान में। चूँकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा सोल्यूशन है टू द प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं, जो तमाम रोड यूजर्स हैं, जिससे हमने अपने डिबेट का आगाज़ भी किया था। तो हम सबको करना यही चाहिए, एक आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ बात करें, ना सिर्फ बात करें बल्कि फिर स्टेप्स लें। जिस तरह अहमद ने एक बात की ना कि यार आइडियाज़ तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे फ़ायदा नहीं हो उस आइडिया का। तो आइडिया को परसीव करना एक चीज़ है और उस पर काम करना ज़्यादा
बेहतर बात है, जिस पे आप अगर नहीं करेंगे तो अपने आइडिया ज़ाया किया, वक्त ज़ाया किया आपने, अपना भी, अपनी एनर्जी भी। तो मिलेंगे आपसे कल, मैं मिलूंगा आपसे मंडे को। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।